again student, welcome to another video tutorial from Shivaji Group of Institution। पिछली क्लास में मैंने आपको सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के बारे में बताया था। आज ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए बताना चाहूँगा कि डीएनए में दो स्ट्रैंड होते हैं, दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। एक स्ट्रैंड 5' to 3' डायरेक्शन में रन करता है तो दूसरा स्ट्रैंड 3' to 5' डायरेक्शन में रन करेगा। चार्लॉफ ने बताया था दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। एक अगर 5' to 3' डायरेक्शन में रन करेगा तो दूसरा स्ट्रैंड जो है वो 3' to 5' डायरेक्शन में रन करेगा। और इसके बाद इन दोनों में कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग रूल के हिसाब से जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो एक दूसरे से जुड़ते हैं। एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ पेयर करेगा डबल बॉन्ड के साथ, और ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ पेयर करेगा ट्रिपल बॉन्ड के साथ। इतना हम चार्लॉफ रूल में पढ़ चुके थे। ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में जैसा कि आप लोगों को पता है कि डीएनए से मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, इसको हम आरएनए मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं। ये जो मैसेंजर आरएनए या आरएनए मॉलिक्यूल बनता है इसी प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि पहला स्ट्रैंड जो 5' 3' डायरेक्शन में होगा, दूसरा 3' to 5' डायरेक्शन में होगा। जो स्ट्रैंड 5' to 3' डायरेक्शन में होगा उसको नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड या सेंस स्ट्रैंड भी कहेंगे। अब ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड है, इसको सेंस स्ट्रैंड भी कहेंगे। ये नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड क्यों कहा गया है इसको, इसका भी रीजन है। पहले इसको समझिए, ये वाला स्ट्रैंड जो है ये टेम्पलेट स्ट्रैंड कहलाएगा। इस टेम्पलेट स्ट्रैंड को नॉनसेंस स्ट्रैंड भी कहते हैं। तो इसको टेम्पलेट क्यों कहा और इसको नॉनसेंस स्ट्रैंड क्यों कहा, इसको नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड क्यों कहा और सेंस स्ट्रैंड क्यों कहा, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए यहाँ पर जो नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड है इसको हमने नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड इसलिए कहा है क्योंकि यहाँ पर जो आरएनए मॉलिक्यूल बनेगा, जो मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल बनेगा वो 3' to 5' स्ट्रैंड के ऊपर बनेगा। यहाँ पे डायग्राम भी दिखाया गया है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ये 3' to 5' वाला स्ट्रैंड है, तो ये 3' to 5' वाला स्ट्रैंड है। ये देखिए यहाँ पे 3' to 5' वाला स्ट्रैंड है, इसी पे मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल बनता है। तो जिस स्ट्रैंड के ऊपर मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल बनेगा वो टेम्पलेट की तरह काम करेगा, इसलिए इसको हम टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं। क्योंकि ये टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरह काम नहीं करता इसलिए इसको नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं। अब बात करते हैं कि नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड को सेंस स्ट्रैंड क्यों कहा गया और टेम्पलेट स्ट्रैंड को नॉन सेंस स्ट्रैंड क्यों कहा गया। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो मैसेंजर आरएनए हमारे यहाँ पर बनेगा वो एक्चुअली में 5' 3' वाले स्ट्रैंड की कॉपी होगा, एग्जैक्ट कॉपी होगा, बशर्ते थाइमिन के स्थान पर मैसेंजर आरएनए में यूरेसिल मॉलिक्यूल होगा, यूरेसिल नाइट्रोजनस बेस होगा। तो यहाँ पर इसलिए क्योंकि ये जो नया मैसेंजर आरएनए बन रहा है ये नया मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल इस वाले स्ट्रैंड की 5' to 3' डायरेक्शन वाले स्ट्रैंड की एग्जैक्ट कॉपी बनता है, बशर्ते वहां पे थाइमिन की जगह यूरेसिल आ जाता है। जो आरएनए बनता है उसमें थाइमिन के स्थान पे क्या आ जाता है, यूरेसिल आ जाता है। बाकी नाइट्रोजनस बेस सेम होते हैं, इसलिए हम इसको सेंस स्ट्रैंड कहते हैं। क्योंकि इस जो मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल बना है उसका सेंस इसके सेंस से बिल्कुल मिल रहा है, इसलिए इसको हम सेंस स्ट्रैंड कहेंगे और इसके अपोजिट वाले स्ट्रैंड को नॉन सेंस स्ट्रैंड कहेंगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड सेंस स्ट्रैंड भी कहलाता है, टेम्पलेट स्ट्रैंड नॉन सेंस स्ट्रैंड कहलाता है। अब बात करते हैं यहाँ पे कि देखिए ये जो 5' 3' डायरेक्शन पे जो नाइट्रोजन बेस का सीक्वेंस दिया गया है उसके कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग रूल के हिसाब से 3' to 5' पे हमारे पास नाइट्रोजनस बेस का सीक्वेंस दे रखा है। ए की जगह टी आया, टी की जगह ए आया, सी की जगह जी आया, जी की जगह सी आया, ए की जगह टी, सी की जगह जी की जगह सी, टी की जगह ए, सी की जगह जी, ए की जगह टी और ए की जगह टी की जगह ए और ए की जगह टी। तो ये तो हमारे पास सीक्वेंस बना हुआ है। हमको यहाँ पर टेम्पलेट स्ट्रैंड दे रखा है, मान लीजिए अगर टेम्पलेट स्ट्रैंड दे रखा है तो टेम्पलेट स्ट्रैंड के हिसाब से मैसेंजर आरएनए को बनाना है। तो कैसे बनाएंगे इसको ध्यान से समझिएगा। ये देखिए यहाँ पर आपको पता है एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन ये 4 नाइट्रोजन बेस डीएनए में पाए जाते हैं। यहाँ पर याद रखिएगा जो भी मैसेंजर
मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल हम बनाएंगे, अगर डीएनए मॉलिक्यूल टेम्पलेट स्ट्रैंड के ऊपर जो टी होगा वो टी हमेशा ए से रिप्लेस करेगा। किससे रिप्लेस करेगा? ए से रिप्लेस करेगा। और अगर डीएनए के टेम्पलेट स्ट्रैंड के ऊपर ए आता है तो ए हमेशा यू से रिप्लेस करता है, क्योंकि यहाँ पर पहले डीएनए होता तो यहाँ थाइमीन होता, तो थाइमीन तो यहाँ होता नहीं है मैसेंजर आरएनए, उसकी जगह यूरेसिल होता है। इसलिए ए हमेशा किससे रिप्लेस करेगा? यू से रिप्लेस करेगा। ए की जगह यू लिख देंगे और टी की जगह हम क्या लिख देंगे? ए लिख देंगे। इसमें मैसेंजर आरएनए के ऊपर। तो इतनी चीज आपको ध्यान रखनी है, ए रिप्लेस होगा यू से और टी रिप्लेस होगा ए से। अब यहाँ पे बात करते हैं, देखिए यहाँ पर अब हमने ये मैसेंजर आरएनए है हमारा, इसको हम मैसेंजर आरएनए बोलेंगे। ट्रांसक्रिप्शन के दौरान ये मैसेंजर आरएनए हमारे पास बनेगा। टेम्पलेट स्ट्रैंड के ऊपर न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस दे रखा है, जहाँ पे पहला बेस जो है हमारा थाइमीन है, थाइमीन यहाँ पर टी है, टी किसके ऊपर है? डीएनए के टेम्पलेट स्ट्रैंड के ऊपर है, तो यहाँ पर आरएनए के लिए क्या रिप्लेस होके आएगा? ए आएगा। इसलिए यहाँ पे मैसेंजर आरएनए में टी के प्लेस पर ए आया हुआ है। और अगर टेम्पलेट स्ट्रैंड में ए है तो मैसेंजर आरएनए में ए हमेशा किससे रिप्लेस होगा? यू से रिप्लेस होगा। ये देखिए यहाँ पे यू से रिप्लेस होगा, तो ए की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा? यू आ जाएगा। तो ए की जगह हमारे पास यू आ जाएगा। और जी जो है, जैसा कि आपको पता है, जी हमेशा किससे रिप्लेस होता है? सी से रिप्लेस होता है, तो यहाँ पर हम सी लिख देंगे। यहाँ सी है तो ये जी से रिप्लेस हो जाएगा। फिर यहाँ पे टी आ गया, देखिए थाइमीन आ गया, थाइमीन यहाँ पर किससे रिप्लेस होगा? ए से रिप्लेस होगा, तो यहाँ पर ए आ जाएगा। यहाँ पर टी के स्थान पे क्या आ गया? ए आ गया। और सी के स्थान पर यहाँ क्या आ जाएगा? जी आ जाएगा। फिर ए आ गया, यहाँ पर ध्यान से देखिए टेम्पलेट स्ट्रैंड के ऊपर ए आ गया, तो ए किससे रिप्लेस होगा? यू से रिप्लेस होगा, तो यहाँ पर ए की जगह क्या आ जाएगा? यू आ जाएगा, यू से। और ये जी है तो वो सी से रिप्लेस हो जाएगा। ए है तो वो हमेशा किससे? यू से ही रिप्लेस होगा। ए की जगह क्या आ जाएगा? यू आ जाएगा। फिर यहाँ टी है, टी आ गया, डीएनए स्ट्रैंड के ऊपर किससे रिप्लेस होगा? ए से रिप्लेस होगा। अब देख लीजिए आप, ये जो हमको सीक्वेंस मिल गया, ये मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल का सीक्वेंस हमको मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज देखिए, जो हमको मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल मिला हुआ है वो मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल 5' to 3' डायरेक्शन की एग्जैक्ट कॉपी है, इसीलिए तो उसको सेंस सिस्टम कहा गया है। एग्जैक्ट कॉपी है। देख लीजिए, ए की जगह ए आया, टी हमेशा किससे रिप्लेस होगा? टी हमेशा यू से रिप्लेस होगा। सी की जगह सी आया, जी की जगह जी, ए की जगह ए आया और जी की जगह फिर जी आ गया। टी हमेशा किससे रिप्लेस होगा? यू से रिप्लेस होगा। और सी हमेशा सी की जगह सी आया। और यहाँ पर देख लीजिए, ये जो है थाइमीन दिया हुआ है, थाइमीन यहाँ पर ए है तो ए की जगह क्या आया? यू आया, क्योंकि थाइमीन के स्थान पर क्या आ जाएगा? यूरेसिल आ जाएगा। ए की देखिए यहाँ पर ये वाला स्ट्रैंड और ये वाला स्ट्रैंड हूबहू एक जैसा है, टू कॉपी है, बट यहाँ पर थाइमीन के स्थान पर यूरेसिल रिप्लेस हुआ। ये देखिए यहाँ पर थाइमीन 1 2 और ये 3 थाइमीन यहाँ पर यूरेसिल से रिप्लेस हुए हैं, ये देखिए, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम सेंस स्ट्रैंड कहते हैं। एक्चुअली जो मैसेंजर आरएनए बनता है वो जो होता है कॉपी होता है नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड की या सेंस स्ट्रैंड की, इसलिए इसको हम सेंस स्ट्रैंड कहते हैं। तो इतनी बात मेरी ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी। इस प्रोसेस में देखिए, हाँ दूसरी चीज क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मान लीजिए अगर वो बोलता है क्वेश्चंस में कि डीएनए का टेम्पलेट स्ट्रैंड पर ये सीक्वेंस था, तो मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल के ऊपर क्या सीक्वेंस होगा? तो इसका मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल आप बना दीजिए। इसका बनाने का मेथड है, चाहे आप डायरेक्ट टेम्पलेट स्ट्रैंड से बना दीजिए या तो फिर टेम्पलेट स्ट्रैंड से पहले आप सेंस स्ट्रैंड बनाइए या नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड बनाइए कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के हिसाब से। और फिर जब वो बन जाए तो वहां पर थाइमीन के स्थान पर हमेशा यूरेसिल रख दीजिए, बाकी चीजें वही रखिए। तो आपको ऐसे भी बन सकता है, आप इस स्ट्रैंड से भी बना सकते हैं, इस स्ट्रैंड से भी बना सकते हैं। अगर वो बोलता है नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड दिया हुआ है तो आप डायरेक्ट ऐसे बना सकते हैं, या तो फिर इसको ये बनाइए, डायरेक्टली बनाना है तो पहले ये बनाइए, फिर इसका कॉम्प्लीमेंट्री सेगमेंट बनाइए, फिर उसके बाद फिर आप मैसेंजर आरएनए बना दिए। किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, बट यहाँ पर आपको ये क्वेश्चंस आ जाएगा। तो आप हमेशा याद रखिएगा, डीएनए मॉलिक्यूल में अगर ए है तो वो हमेशा यू से रिप्लेस होगा, डीएनए मॉलिक्यूल के जगह अगर टी है तो वो हमेशा ए से रिप्लेस होगा मैसेंजर आरएनए के ऊपर।
तो ये तो था ट्रांसक्रिप्शन का मेथड। अब इसकी प्रोसेस क्या होती है? ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस होती है वो 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। पहला इनिशिएशन स्टेप होता है, दूसरा इलॉन्गेशन स्टेप होता है, थर्ड स्टेप जो होता है वो टर्मिनेशन स्टेप होता है। ध्यान से फिगर को समझेंगे। पहले 3 स्टेप में ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। कितने स्टेप में? 3 स्टेप में ट्रांसक्रिप्शन की ये प्रोसेस 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। पहला इनिशिएशन स्टेप होता है, दूसरा इलॉन्गेशन स्टेप होता है, तीसरा टर्मिनेशन स्टेप होता है। अब यहाँ पर फिगर देख रहे हैं आप, ये 3' to 5' है, ये 5' to 3' स्टेप। यहाँ पर ये जो आप गोल संरचना देख रहे हैं, गोल स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये एक्चुअली में आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है। कौन सा एंजाइम है? आरएनए पॉलीमरेज। ट्रांसक्रिप्शन में आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम लगता है और ट्रांसलेशन में कौन सा एंजाइम लगता था? डीएनए पॉलीमरेज लगता था। यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम लगेगा। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो होता है वो जो है 3' डीएनए के 3' डायरेक्शन में न्यूक्लियोटाइड को जोड़ता है और जो मैसेंजर आरएनए बनती है उसका प्रोग्रेस 5' to 3' डायरेक्शन में करता है। क्योंकि जो मैसेंजर आरएनए बनेगी वो 5' to 3' डायरेक्शन में बनेगी। जैसे डीएनए पॉलीमरेज करता था वो भी न्यूक्लियोटाइड को 3' पर जोड़ता था और जो नया डीएनए सिंथेसिस करता था वो 5' to 3' डायरेक्शन में करेगा। क्योंकि हमेशा 3' to 5' डायरेक्शन ही टेम्पलेट की तरह काम करेगा। तो यहाँ पर ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स है। देखिए यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स जो होता है ये क्या होता है? डीएनए जिस जीन का ट्रांसक्रिप्शन होना होता है, जिस जीन का ट्रांसक्रिप्शन होना होता है उस जीन के जहां से ट्रांसक्रिप्शन शुरू होना होता है वहां पर एक रीजन पाया जाता है एडेनिन और थाइमिन का रिपीटेड सीक्वेंस होता है। एडेनिन और थाइमिन का रिपीटेड सीक्वेंस होता है। ये रिपीटेड सीक्वेंस जहां पर भी होता है वो पॉइंट जो है प्रोमोटर रीजन की तरह काम करता है। यहाँ पर दिया हुआ है देखिए प्रोमोटर रीजन की तरह काम करता है। तो प्रोमोटर रीजन क्या होता है कि डीएनए के सेगमेंट्स के ऊपर बहुत से प्रोमोटर रीजन पाए जाते हैं। क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन तो एक जीन का होता नहीं, बहुत से जीन्स का होता है। बार बार हमें प्रोटीन्स की आवश्यकता होती है, बार बार हमको जो है प्रोटीन्स बनानी होती है। तो डीएनए के सेगमेंट के ऊपर जो प्रोमोटर रीजन होता है, ये प्रोमोटर रीजन क्या होता है? ये वह क्षेत्र होता है जहां पर एडेनिन और थाइमिन का रिपीटेड सीक्वेंस आता है। रिपीटेड सीक्वेंस आता है उसको प्रोमोटर रीजन कहते हैं। और इसी रीजन के ऊपर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स आकर जुड़ता है। ये बात ध्यान रखिएगा कि कहां पर प्रोमोटर रीजन पर ये जो प्रोमोटर रीजन होता है इसी प्रोमोटर रीजन में आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आकर के बाइंड करेगा। ठीक है? तो प्रोमोटर रीजन, यहाँ प्रोमोटर रीजन होगा वहीं पर आके आरएनए पॉलीमरेज बाइंड कर जाएगा। उसके बाद वो ट्रांसक्रिप्शन करता हुआ चलेगा, न्यूक्लियोटाइड में पढ़ता हुआ चलेगा। और यहाँ पर लास्ट में एक रीजन होता है जिसे बोलते हैं टर्मिनेशन रीजन। ये टर्मिनेशन रीजन यहाँ पर आके ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस टर्मिनेट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ये जो टर्मिनेटर रीजन होता है ये एक्चुअली में पैलिंड्रोम डीएनए होता है। ये क्या होता है? ये पैलिंड्रोम डीएनए होता है। पैलिंड्रोम डीएनए क्या होता है मैं बताता हूँ अभी आपको। व्हाट इज पैलिंड्रोम डीएनए? पैलिंड्रोम डीएनए क्या होता है? पैलिंड्रोम डीएनए एक्चुअली में क्या होता है? डीएनए का ऐसा सेगमेंट या ऐसा हिस्सा डीएनए का जहां पर अगर हम बेस को आगे से रीड करें या बेस को हम पीछे से रीड करें, दोनों तरफ से प्रोनाउंसिएशन सेम आता है। ऐसे सेगमेंट्स को, ऐसे रीजन को हम पैलिंड्रोम रीजन या पैलिंड्रोम डीएनए कहते हैं। इसका एक एग्जांपल मैं बताता हूं। जैसे आप इसको पढ़िए, ROTETOR रोटेटर। यहां से पढ़िए इसको ROTETOR, तब भी सेम स्पेलिंग आएगा। और पीछे से पढ़िए ROTETOR। तो दोनों तरफ से रीड करने पर सेम साउंड आता है। तो अगर डीएनए पे कोई भी ऐसा सेगमेंट, जैसे मान लीजिए ATA, ये भी क्या है? पैलिंड्रोम सीक्वेंस होता है। पैलिंड्रोम सीक्वेंस
4 से 7 नाइट्रोजनस बेस का बना होता है। 7 नाइट्रोजनस बेस का बना होता है। कितने बेस का बना होता है? 4 से 7 नाइट्रोजनस बेस का रिपीटेड सीक्वेंस होता है, जो आगे से रीड करने पे या पीछे से रीड करने पे सेम प्रोनाउंसिएशन देता है। ऐसे डीएनए को, ऐसे सेगमेंट्स को हम पैलिंड्रोम डीएनए कहते हैं या पैलिंड्रोम सेगमेंट्स कहते हैं। तो टर्मिनेशन रीजन हमेशा वहां पर होगा जहां पैलिंड्रोम पाया जाएगा। पैलिंड्रोम जहां मिल जाएगा आरएनए पॉलीमरेज को भी टर्मिनेट कर जाएगा। अब देखिए इसकी पूरी प्रोसेस को समझते हैं। पहला इनिशिएशन की प्रोसेस। इनिशिएशन कैसे होगा? जहां प्रमोटर रीजन होगा वहां पे आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आकर के बाइंड कर जाएगा और ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है इसके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसको क्या कर देगा? मेल्ट कर देगा। जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसको ब्रेक कर देगा। यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक करता है और वापस जोड़ने का भी काम यहीं पर ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम ही करेगा। तो यहाँ पर ये नाइट्रोजनस बेस का के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी वो ब्रेक हो गई। ब्रेक होने के बाद यहाँ पर देखिए ये जो है न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर इकट्ठे होते चले जाएंगे और इस तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती जाएगी। और ये देखिए मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल बन रहा है। ये मैसेंजर आरएनए कितना 5' से 3' डायरेक्शन में मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल बनेगा यहाँ। तो इस तरीके से ये प्रमोटर रीजन होता है। प्रमोटर रीजन यहाँ पर क्या करेगा? यहाँ पर क्या आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करके क्या कर देगा? मेल्टिंग कर देगा हाइड्रोजन बॉन्ड की और हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे। धीरे-धीरे आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आगे बढ़ता जाएगा और जीन्स को ट्रांसक्रिप्ट करता जाएगा। यहाँ पर सेकंड प्रोसेस होती है इलोंगेशन की। ये इनिशिएशन की प्रोसेस थी। अब इलोंगेशन की प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। ये देखिए प्रमोटर रीजन को यहाँ पर इसने छोड़ दिया है। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आगे बढ़ के ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को प्रोसीड कर रहा है। यहाँ पर 5' to 3' डायरेक्शन में आरएनए पॉलीमरेज आरएनए पॉलीमरेज मैसेंजर आरएनए को बनाता हुआ चलता चला जा रहा है। यहाँ पर देखिए ये जो मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल है ये बिल्कुल उस तरीके से बाहर निकलता है जिस तरीके से हम आलू को छीलते हैं। इस तरीके से आलू के छिलकों को जिस तरीके से छीलते हैं तो छिलका बाहर निकलता चला जाता है इस तरीके से। इसी तरीके से मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल भी डीएनए के सेगमेंट से बाहर निकलता हुआ चला जाता है। इसी को इलोंगेशन प्रोसेस कहते हैं। टर्मिनेशन प्रोसेस में कहा होता है जहां पर पैलिंड्रोम सीक्वेंसेस मिल जाएगा वहां पर आरएनए पॉलीमरेज जो होगा वो क्या कर देगा? सेगमेंट को छोड़ करके बाहर निकल आएगा और मैसेंजर आरएनए फॉर्म कर दिया होगा यहाँ पर। तो यहाँ ये इसको हम टर्मिनेशन रीजन कहते हैं। यहाँ पर देखिए आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम यहाँ पर छूट गया, निकल गया बाहर और ये हमारे पास मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल 5' to 3' डायरेक्शन में बन गया। तो इस पूरी प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस कहते हैं। 3 स्टेप्स होते हैं। कौन-कौन से? इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन। मेजर एक ही एंजाइम का रोल है डीएनए ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में। एक ही एंजाइम पार्टिसिपेट करता है। कौन सा? आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। यही हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करेगा और यही आगे न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने का भी काम करेगा। जबकि ट्रांसलेशन की प्रोसेस में बहुत सारे एंजाइम्स पार्टिसिपेट कर रहे थे, यहाँ पर केवल एक ही एंजाइम पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, तो ये हो गया इनिशिएशन स्टेप, इलोंगेशन स्टेप और ये टर्मिनेशन स्टेप। दिस इज ऑल ओवर द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस स्टूडेंट एंड this is the end of this topic. Thank you. Meet you again in another video tutorial. Thank you. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑनलाइन क्लासेस। मैं आपका फिजिक्स टीचर प्रदीप शर्मा। कक्षा 12 की क्लास में बेटा हम लोग रिवीजन कर रहे हैं प्रकाश का विद्युत प्रभाव चैप्टर का। इसमें हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है, थ्योरेटिकल लगभग पूरा पढ़ लिया है, समझ लिया है, आपने कॉपी पे भी लिख लिया होगा। ठीक है, आज हम लोग बात कर रहे थे, पिछली क्लास में भी हमने आपको बताया था न्यूमेरिकल्स के बारे में। तो आज हम लोग बात करेंगे न्यूमेरिकल्स के अगले चरण के बारे में। थोड़ा सा इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि हमें मोस्टली क्या होता है कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम आती है, इसलिए आज हमने थोड़ा कम कैलकुलेटिव क्वेश्चन आपके लिए रखा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि चांदी एक धातु है ना, चांदी क्या है? धातु है, मेटल है। तो चांदी की धातु जो है उससे जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कराए जाएंगे उन एक इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जन के लिए जो आवश्यक कार्यफलन है वो है 5.26 × 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, इतनी जूल ऊर्जा का अगर इतनी जूल ऊर्जा हम एक इलेक्ट्रॉन को देंगे तो वो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? धातु के पृष्ठ को छोड़कर ऊपर आ जाएंगे।
तो अब बताया जा रहा है कि ये बताओ कि अगर इतनी जूल ऊर्जा उन्हें दी जा रही हो तो हम किस आवृत्ति और किस तरंगदैर्घ्य का प्रकाश उसमें डालें। ठीक है, तो वो आवश्यक आवृत्ति होगी देहली आवृत्ति और वही आवश्यक तरंगदैर्घ्य बन जाएगी आपकी देहली तरंगदैर्घ्य। ठीक है, अब बात ये होती है कि क्वेश्चन सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करना है वो हम यहाँ देखते हैं। अगर हम इसका सॉल्यूशन करते हैं तो सॉल्यूशन करने में सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए दिया क्या क्या गया है। लास्ट क्वेश्चन में हमने आपको 5 6 7 चीजें एक साथ एक्सप्लेन करके बताई थी, एक साथ कैलकुलेट करके बता दी थी। आज उनमें से ही हम एक पार्ट केवल आपको समझा रहे हैं। जैसे आपको क्वेश्चन दिया गया है चांदी का कार्यफलन जो है वो W है। कार्यफलन को हम लोग किस प्रदर्शित करते हैं, W से वर्क फंक्शन है ना, तो क्या होगा W इज इक्वल टू, यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे, दिया है। क्या दिया है, कार्यफलन। कार्यफलन कितना है, W कितना है 5.26 इंटू 10⁻⁻19 में क्या है, जूल। ठीक है, फिर आपको ज्ञात क्या करना है, आपको ज्ञात करना है देहली आवृत्ति। देहली आवृत्ति मतलब न्यू। ठीक है, ये क्या करनी है, ज्ञात करनी है। ज्ञात करना है देहली तरंगदैर्घ्य। देहली तरंगदैर्घ्य माने लैम्डा। सब में आप नॉट लगा दीजिए क्योंकि आप तरंगदैर्घ्य और देहली तरंगदैर्घ्य में कुछ तो डिफरेंस रखोगे ना, इसलिए हमने नॉट लगा दिया। क्वेश्चन अब क्या करते हैं, अब करते ये है छोटा सा काम कि सबसे पहले कार्यफलन के लिए आपको सूत्र क्या पता है। तो कार्यफलन के दो सूत्र हमें पता है। पहला होगा देहली आवृत्ति के साथ W इक्वल टू एच न्यू नॉट, और दूसरा अगर न्यू नॉट नहीं दिया है तो H इंटू सी अपॉन लैम्डा नॉट, जिसमें आपको दिख रहा है न्यू नॉट की जगह हमने केवल सी अपॉन लैम्डा नॉट रखा हुआ है। तो पहले आप क्या ज्ञात करना चाहोगे, देहली आवृत्ति। तो क्या करेंगे, देहली आवृत्ति के लिए आप क्या करोगे, कार्यफलन का सूत्र रखोगे। लिखते हैं कार्यफलन के सूत्र से, है ना। क्या लिखते हैं, कार्यफलन के सूत्र से। क्या होता है कार्यफलन का सूत्र, कार्यफलन का सूत्र होता है W इक्वल टू एच न्यू नॉट। इसमें आपको क्या ज्ञात करना है, न्यू नॉट। तो न्यू नॉट बराबर क्या आ जाएगा, W अपॉन एच। देखो W मान दिया है ना, कितना दिया है 5.26 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन में आ जाइए h का मान कितना है 6.6 इंटू 10⁻⁻34। कैलकुलेट करने के लिए 5.26 अपॉन 6.6 इंटू 10⁻⁻19 माइनस का 34 ऊपर आएगा तो प्लस का 34। क्या आ गया 5.26 अपॉन 6.6 और ऊपर कितना बचा 10⁻15। आगे यूनिट क्या लिखेंगे आप, हर्ट्ज। ठीक है, कैलकुलेशन आपके हाथ की है, आप इसे कैलकुलेट कीजिए और आंसर निकाल लीजिए। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात हमने इसमें क्या बताया, दूसरी बात हमने इसमें ये बताई कि आपको क्या ज्ञात करना है, देहली तरंगदैर्घ्य। क्या ज्ञात करनी है, देहली तरंगदैर्घ्य। तो बच्चों बताओ, अच्छा देहली तरंगदैर्घ्य अगर हमें ज्ञात करना है, यानी हमें अगर देहली तरंगदैर्घ्य को ज्ञात करना है तो हम क्या करें, तो हम दो फॉर्मूले यूज करेंगे। या तो हम कार्यफलन का ये वाला सूत्र अप्लाई कर लें, और अगर हमें आवृत्ति पता है तो न्यू नॉट इक्वल सी अपॉन लैम्डा नॉट अप्लाई कर लें। तो जो हमें इजी पड़ता है हम वो यहाँ पर यूज कर लेते हैं। फिलहाल अभी हमें आवृत्ति नहीं पता थी क्योंकि हमने तो निकाली है ना, तो हम क्या करेंगे, W इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा नॉट अप्लाई करते हैं। यहाँ पर अगर हम अप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, तरंगदैर्घ्य के लिए, है ना। क्या निकाल रहे हैं, तरंगदैर्घ्य के लिए। तरंगदैर्घ्य के लिए क्या आ जाएगा, W इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा नॉट। यहाँ से क्या निकालना है, लैम्डा नॉट इज इक्वल टू एच सी अपॉन W। h का मान वही रखेंगे जो भी हमने रखा है 6.6 गुणे 10⁻⁻34। c क्या है, प्रकाश की चाल, यानी 3 गुणे 10⁸ अपॉन में W क्या है, कार्यफलन। कितना दिया गया है 5.26 इंटू 10⁻⁻19। कैलकुलेट करेंगे तो ऊपर वाली कैलकुलेशन तो होगी 19.8 अपॉन में 5.26 इंटू 10⁻⁻34 और इंटू में 10⁸ इंटू 10⁻19 19 और 8 27। तो 19.8 बटे 5.26 इंटू 10⁻⁻7। ठीक है, अब
तो हमने क्या किया, इसका जब कैलकुलेशन किया, कैलकुलेशन करने का मतलब ये है 19.8 बटे 5.26 में हमने केवल इतने का डिवाइड किया तो हमें वैल्यू मिल गई 3.7642। हम 3 अंक तक ले लेते हैं दशमलव बाद, क्योंकि हम पावर यहाँ पर -10 करते हैं। अब ये क्या कीजिए, इस दशमलव को आप 1 2 3 अंक इधर के साथ ले आएंगे तो ये बन जाएगा 3764। ठीक है, दशमलव का 2 हटा देते हैं, इनको 10 की घात -10 मीटर। और बच्चों 10 की घात -10 मीटर जो होता है वो 1 एंगस्ट्रॉम होता है। कितना होता है? 1 एंगस्ट्रॉम होता है। यानी हम इसे लिख सकते हैं 3764 और आगे क्या लिख देंगे? एंगस्ट्रॉम। यानी उस पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कराने के लिए जो आवश्यक तरंगदैर्घ्य होगी वो होगी 3764 एंगस्ट्रॉम। बात समझ में आ गई? दूसरा क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन जो लिखा हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, फिर आप इसे समझने की कोशिश कीजिए, उसके बाद मैं इसको आपको समझाता हूँ। 5000 एंगस्ट्रॉम की तरंगदैर्घ्य का प्रकाश जो है वो किसी तल पे पड़ रहा है ना, सूर्य का जैसे प्रकाश आ रहा है। आप मान लीजिए एक किसी भी धातु की एक चादर को आप रख दीजिए और उस चादर पे आप काउंट कीजिए तो आपको टोटल एनर्जी जो कुल ऊर्जा मिल रही है वो मिल रही है 10 की घात -7। ठीक, मान लिया ये एक धातु का पटल है और इस पर ये विकिरण आ रहे हैं। ये विकिरण जब आ रहे हैं तो इस तल पर जो कुल ऊर्जा है W मान लिया वो कितनी है? 10 की घात -7। ठीक है, अब पूछा जा रहा है कि इस तल पर प्रति सेकंड पड़ने वाले फोटोनों की संख्या क्या है। तो बेटा देखो, हर फोटोन के पास अपनी एनर्जी तो बराबर होगी क्योंकि सबकी तरंगदैर्घ्य हमको कॉमन दे रहे हैं। तो ये हमने मान ली फोटोन है और इन सब की एनर्जी को आप क्या कर लीजिए? भी बराबर मान लीजिए। ठीक है, क्योंकि एक ही रंग का प्रकाश है, एक रंग में प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य होगी वो एक ही होती है। तो इस तरह से फोटोन जब आकर तल पे पड़ रहे होंगे तो ये फोटोन एक तो नहीं होगा, बहुत सारे होंगे, है ना। तो आपको क्या दिया गया है? सबसे पहले आप ये लिखिए, आपने लिखा क्या दिया है? एक प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कितनी है? 5 है। प्रकाश के एक फोटोन की तरंगदैर्घ्य कितनी है? 5000 एंगस्ट्रॉम। सही से लिखेंगे तो 5000 एंगस्ट्रॉम हटाएंगे तो 10 की घात -10 मीटर, जिसे आप लिख सकते हैं 5 × 10 की घात -7 मीटर। ठीक, और तल पर प्राप्त होने वाली कुल ऊर्जा कितनी है? वो है W, और W बराबर हो गया 10 की घात -7 जूल ऊर्जा मिली। अब बेटा जरा ध्यान से देख के बताओ कि एक फोटोन की सबसे पहले हम क्या ज्ञात कर ले? ऊर्जा। तो हम सबसे पहले क्या गणना करेंगे? एक फोटोन की ऊर्जा। तो यहां पर लिखेंगे एक फोटोन कितनी ऊर्जा दे रहा है? एक फोटोन की ऊर्जा, एक फोटोन की ऊर्जा E बराबर हम फॉर्मूला लगा सकते हैं hc/λ, बताया था मैंने। हाँ, तो एक फोटोन की ऊर्जा x का मान कितना हो गया है? 6.6 × 10 की घात -34। C का मान हो गया है 3 × 10 की घात 8 अपॉन में लैम्डा का मान कितना है? 10 की घात -7। ऊपर आप कैलकुलेशन कर लीजिए तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी लगभग 19.8 × 10 की घात -34 और इंटू में 10 की घात +8 -7 भी ऊपर आ जाएगा। 5 है भाई, है ना, तो अपॉन में 5 चलेगा और ये 10 की घात -7 ऊपर आएगा तो प्लस का 7 तो 8 7 15। यहाँ पर आ गया 19.8 बटे 5 और इंटू में 10 की घात कितना हो गया बेटा? 34 में से आपका 15 जाएगा, बचेगा -19। अब बोलो जरा ध्यान से, ये लगभग 20 के बराबर है। इसका अगर हमने इसमें कैलकुलेशन कर दिया तो कितनी बार जाएगा भाग? 4 × 10 की घात -19 जूल। यानी एक फोटोन से कितनी ऊर्जा मिलेगी? एक फोटोन की ऊर्जा है 4 × 10 की घात -19 जूल। 2 गिरेंगे, 2 का गुणा, 3 गुणेंगे, 3 का गुणा, 4 गिरेंगे, 4 का गुणा। इस तरह से मान लिया कि इस पृष्ठ पे कितने फोटोन गिर गए? n। कितने फोटोन गिर गए? n। तो उन n फोटोनों ने मिलकर कुल कितनी ऊर्जा बना ली है? 10 की घात -7 जूल बनाई ना। तो क्या करेंगे? लिखेंगे, क्या लिखेंगे? n × एक फोटोन की ऊर्जा, n
फोटोन की ऊर्जा E इंटू एक फोटोन की ऊर्जा क्या है E, तो हमने इसको फॉर्मूला बनाया N टू E बराबर क्या होगा कुल ऊर्जा यानी W। कभी कभी कुल ऊर्जा आपको सामर्थ्य इंटू T में भी दी जाती है, सामर्थ्य इंटू समय में भी दी जाएगी, वो भी वही है जो ये लिखी है। अब आपको क्या ज्ञात करना है N, तो N बराबर क्या होगा W अपॉन E। W को मान रखिए बेटा कितना है 10 की घात माइनस 7 अपॉन में कितना है 4 गुणे 10 की घात कितना आ गया माइनस 19 ऊपर आएगा तो प्लस का, तो 1/4 इंटू 10 की घात कितना हो गया भाग दो भाई, जब आप इसका भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 10 की घात 19 माइनस 7 12 बचा, यानी 1/4 गुणे 10 की घात 12 से घात इसको दे दो तो 10/4 इंटू 10 की घात कितना हो गया 11 भाग दो भाई। तो n का जो मान आ गया वो आ गया लगभग 2.5 गुणे 10 की घात 11। n क्या है, n है एक फोटोन, n है कुल फोटोनों की संख्या कि इस पृष्ठ पर कुल कितने फोटोन गिरे n ने कुल मिलकर कितनी ऊर्जा बनाई 10 की घात माइनस 7। एक फोटोन की कुल ऊर्जा कितनी थी 4 गुणे 10 की घात माइनस 19 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, बिल्कुल इसे प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन इससे देखा करिए, सॉल्यूशन अपने मन से करिए, अगर नहीं आए तो आप ग्रुप में मैसेज डालिए, उसका भी सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो क्लास हो होती है। हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कक्षा 12 सामान्य हिंदी के अंतर्गत बच्चों, अपने पूर्व के वीडियो में मैंने आपको रस पढ़ाया था और रस के अंतर्गत मैंने श्रृंगार रस का रिवीजन आपको कराया था। तो आज जो मैं रस आपको पढ़ाने जा रही हूँ वो है करुण रस। करुण रस। तो सबसे पहले बच्चों इसकी लिखी जाती है परिभाषा। इसकी परिभाषा क्या है, प्रिय की अप्राप्ति, प्रिय की अप्राप्ति, अप्रिय की प्राप्ति, अप्रिय की प्राप्ति, बंधु विनाश, बंधु विनाश, वन विनाश, द्रव्यहानि, द्रव्य हानि को बच्चों बोलते हैं धन हानि, द्रव्यहानि आदि से मन में, आदि से मन में शोक नामक, कौन सा शोक नामक स्थायी भाव जागृत होता है, यही स्थायी भाव होता है, यही स्थायी भाव विभाव अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से रस दशा को प्राप्त होता है, संयोग से रस दशा को प्राप्त होता है, तो करुण रस की निष्पत्ति होती है,
निष्पत्ति होती है। बच्चों, करुण रस की परिभाषा क्या है? प्रिय की अप्राप्ति, जो आपको प्यारा हो वो ना मिले, अप्रिय की प्राप्ति, जो आप ना चाहते हो वो मिल जाए, बंधु विनाश एवं धन हानि आदि से मन में जो शोक नामक स्थायी भाव जागृत होता है। जब यही शोक नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से रस दशा को प्राप्त होता है तो करुण रस की निष्पत्ति होती है। मैंने इसकी परिभाषा यहाँ पर लिखी, प्रिय की अप्राप्ति, अप्रिय की प्राप्ति, बंधु विनाश, द्रव्य हानि आदि से मन में शोक नामक स्थायी भाव जागृत होता है। यही स्थायी भाव विभाव अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रस दशा को प्राप्त होता है तो करुण रस की निष्पत्ति होती है। अब बच्चों, हम सरल से सरल उदाहरण याद करेंगे जिससे हमें परीक्षा में रस लिखने में कोई भी परेशानी ना हो और उसका स्पष्टीकरण हम अच्छे से दे सकें। तो इसका उदाहरण मैं लिख रही हूं। कौन सा रस पढ़ा रही हूं बच्चों आपको? करुण रस। करुण रस उदाहरण है इसका, मणि खोए, मणि खोए, भुजंग सी जननी, भुजंग सी जननी। बच्चों, जैसे लिख रही हूं वैसे ही लिखेंगे आप लोग। मणि खोए भुजंग सी जननी, फन सा पटक रही थी शीस, शीस अंधी आज बनाकर मुझको, अंधी आज बनाकर मुझको, किया न्याय तुमने जगदीश, किया न्याय, किया न्याय तुमने जगदीश। मणि खोए भुजंग सी जननी, फन सा पटक रही थी शीस, अंधी आज बनाकर मुझको, किया न्याय तुमने जगदीश। ये बच्चों उदाहरण आपने 10th में याद किया होगा, तो ये जो है काफी सरल है और याद करने के लिए आसान है, तो आप इसी को याद कर लें। इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार होगा कि श्रवण कुमार के जब बाण लग जाता है और वो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं और दशरथ जो है श्रवण कुमार के माता पिता के पास आते हैं और उन्हें श्रवण कुमार की मृत्यु का समाचार देते हैं, तो उनकी जो अंधी माँ होती है वो मणि खोए भुजंग सी जनी, जैसे कोई सर्पिणी हो और उसकी जो है मणि खो गई हो, उसके समान उनकी माता फन सा पटक रही थी। जैसे मणि खो जाने पर सर्पिणी सिर पटकने लगती, वैसे ही जो श्रवण कुमार की माता थी वो अपने सिर को पटक रही थी और क्या कह रही थी? अंधी आज बनाकर मुझको, हे प्रभु आपने मुझको अंधा बनाकर किया न्याय तुमने जगदीश। क्या किया है आपने? न्याय किया है। शायद अगर मेरे नेत्र होते तो मैं अपने पुत्र की मृत्यु को देख ना पाती। अब बच्चों इसका स्पष्टीकरण आप डालेंगे। स्पष्टीकरण, अब स्पष्टीकरण के जो स्टेप मैंने पहले पूर्व में बताए थे, तो सबसे पहले आप क्या डालोगे? स्थायी भाव। तो स्थायी भाव बच्चों क्या होता है? करुण रस का शोक। क्या होता है? शोक। दूसरा आप क्या डालोगे? स्थायी भाव विभाव। और विभाव के मैंने दो भेद बच्चों आपको बताए थे, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। तो पहला क्या डालेंगे पॉइंट? आलंबन विभाव। आलंबन और आलंबन के भी मैंने पुनः दो भेद बताए थे। पहला था आश्रय और दूसरा था विषय।
दूसरा इसका पॉइंट आएगा बच्चों उद्दीपन विभाव, उद्दीपन। और तीसरा पॉइंट क्या आएगा, स्थायी भाव, विभाव और अनुभाव। क्या आएगा बच्चों, अनुभाव। और फिर आता है आपका संचारी भाव। अब देखो बच्चों, स्थायी भाव में तो आपने शोक लिखा ही। अब आश्रय कौन होगा, किसके मन में स्थायी भाव जागृत हो रहा है, तो लिखेंगे श्रवण कुमार की माँ, श्रवण कुमार की माँ, माता, श्रवण कुमार की माता। अब किसके प्रति स्थायी भाव जागृत हो रहा है, तो श्रवण, तो विषय कौन होंगे, श्रवण कुमार। अब क्या कारण है, किस कारण ये स्थायी भाव उद्दीप्त हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, तो होगा उद्दीपन में लिखेंगे श्रवण कुमार की मृत्यु, श्रवण कुमार की मृत्यु। अनुभाव क्या होगा, अनुभाव मैंने बताया था बच्चों शारीरिक चेष्टाएं होती, तो क्या शारीरिक चेष्टाएं कर रही हैं, जो है सिर पटक रही हैं, तो सिर पटकना। अनुभाव क्या होगा, सिर पटकना। इसके बाद संचारी भाव क्या होंगे, जैसे विलाप, दुख, दीनता या दैन्यता, इसको दैन्यता लिखा जाता है, दैन्यता आदि। जड़ता भी होगा बच्चों यहाँ संचारी भाव। आया बच्चों समझ में। इसके बाद बच्चों जो मैं रस आपको रिवीजन में पढ़ाऊंगी वो है वीर रस। वीर रस भी आपने पूर्व की कक्षाओं में क्या किया है, पढ़ा हुआ है। तो यहाँ मैं 12th क्लास के अंतर्गत केवल आपका क्या करा रही हूँ, रिवीजन करा रही हूँ। अब हम कौन सा रस पढ़ेंगे, तो बच्चों अब मैं आपको कौन सा रस पढ़ाने जा रही हूँ, वीर रस। वीर रस, इसका स्थायी भाव तो बच्चों आपको मालूम ही होगा, क्या होता है इसका स्थायी भाव, जी हाँ, उत्साह। तो सबसे पहले इसकी क्या जान लेते हैं, परिभाषा। तो इसके अंतर्गत परिभाषा में आप क्या लिखेंगे, दीनों की दशा, दीनों की दशा, युद्ध आदि, युद्ध आदि के कारण, आदि के कारण, मन में जो उत्साह नामक, मन में जो उत्साह नामक स्थायी भाव जागृत होता है, स्थायी भाव जागृत होता है, जब यही स्थायी भाव, स्थायी भाव विभाव, स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से पुष्ट होकर, और संचारी भावों से पुष्ट होकर, भावों से पुष्ट होकर रस दशा को प्राप्त होता है, रस दशा को प्राप्त होता है, तब वीर रस की निष्पत्ति होती है,
क्या परिभाषा बताई मैंने बच्चों? दीनों की दशा, युद्ध आदि के कारण मन में जो उत्साह नामक स्थायी भाव जागृत होता है, जब यही स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से पुष्ट होकर रस दशा को प्राप्त होता है, तब वीर रस की निष्पत्ति होती है। बच्चों, वीर रस का उदाहरण और उसका स्पष्टीकरण मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगी। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। हैव ए नाइस डे। Good morning students, welcome to the online classes of शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। तो बच्चों, आज के लेक्चर में मैं आपको निश्चित समाकलन पर आधारित प्रगुण 4 का सत्यापन बताने वाला हूँ। तो प्रगुण 4 क्या है कि मान लीजिए कोई फलन है fx, कोई फलन है x के पदों का, जिसे हमने बोला क्या fx। तो माना यदि कोई फलन fx बस अंतराल 0, a। अभी तक प्रगुण 1, प्रगुण 2 और प्रगुण 3 में बंद अंतराल क्या था? a, b था। लेकिन चौथा प्रगुण क्या है? इसमें बंद अंतराल क्या हो गया बच्चों? a की जगह 0, b की जगह a, यानी बंद अंतराल हो गया 0, a में परिभाषित एक सतत फलन है। तो आपको अंतराल के बारे में पता होगा कि ये अंतराल में जो लेफ्ट टू राइट होता है वो इंक्रीजिंग होता है, मतलब लेफ्ट टू राइट बढ़ते हुए क्रम में चलता है। तो इस अंतराल में 0 छोटा होगा, a बड़ा होगा। इसको क्या बोलेंगे? ये बंद अंतराल कहाँ से कहाँ तक है? 0 से a तक। तो बच्चों, जो प्रगुण 4 है उसमें जो फलन fx है वो बंद अंतराल कौन से में परिभाषित है? 0, a में परिभाषित है। और ये कैसा फलन है? सतत फलन है। सतत फलन का मतलब कंटिन्यूअस फंक्शन। इसका मतलब ये है कि जो फंक्शन ऑफ x है वो 0 से a तक की प्रत्येक वैल्यू पर क्या है? सतत है। तो हमको क्या सिद्ध करना है? इंटीग्रेशन 0 से a fx dx इक्वल इंटीग्रेशन 0 से a f ऑफ a माइनस x dx। इसका मतलब क्या है? इसको आप कैसे समझेंगे? ये जो चौथा प्रगुण है इसकी पहचान है कि निम्न सीमा क्या है? 0। उच्च सीमा 0 से बड़ी कोई भी संख्या हो सकती है, इन्फिनिटी नहीं होगी। तो आप देखिए इसमें क्या करते हैं? प्रगुण 4 में हम समाकलन के चर को बदल देते हैं। तो अगर आप इस इंटीग्रेशन को ध्यान से देखिए, इंटीग्रेशन 0 से a fx dx, इसको देख के आप जान जाएंगे कि जो समाकलन का चर है वो क्या है? x। तो बच्चों, हम क्या करते हैं? x को बदल देते हैं। x को कैसे बदलते हैं? x को बदलते हैं उच्च सीमा माइनस x करके। तो x को हम कैसे बदलेंगे? उच्च सीमा माइनस x करके। तो उच्च सीमा क्या है? a माइनस x हो गया। तो x इक्वल क्या हो गया? a माइनस x। तो हमको क्या करना है? इस समाकलन में जहां जहां x है वहां क्या रखना है? a माइनस x रखना। यही प्रगुण 4 होता है। तो किसी भी समाकलन में जब प्रगुण 4 आप अपनाएंगे तो पहले क्या देखेंगे? निम्न सीमा 0 है, उसमें हमें करना क्या होता है? समाकलन के चर को बदल देते हैं। समाकलन अगर x के सापेक्ष है तो x इक्वल कैसे बदलेंगे? उच्च सीमा माइनस x। अगर x के पदों में है तो बदलेंगे उच्च सीमा माइनस x, t के पदों में है तो बदलेंगे उच्च सीमा माइनस t। और उच्च सीमा इसमें क्या चल रही है? a। और a में जब x घटाएंगे तो x इक्वल क्या हो गया? a माइनस x। ये जो x इक्वल a माइनस x प्राप्त हुआ वो बच्चों कहाँ पर रखते हैं? वो हम रखते हैं समाकलन में। तो ये समाकलन है ना, इस समाकलन में जब x की जगह a माइनस x रखेंगे तो क्या बन जाएगा? f a माइनस x। तो इक्वल क्या? इंटीग्रेशन 0 से a f a माइनस x। अब इसका चलिए सत्यापन करते हैं। तो इसको सत्यापन करने के दोनों तरीके हैं। आप समाकलन गणित की द्वितीय आधारभूत प्रमेय से भी कर सकते हैं, आप प्रतिस्थापन विधि का भी प्रयोग लगा के कर सकते हैं। तो मैं क्या कर ले रहा हूँ? इसमें मैं प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग बता रहा हूँ। प्रतिस्थापन विधि के अनुसार क्या करेंगे? कोई भी एक समाकलन ले लीजिए, या तो आप बाएं पक्ष वाला समाकलन ले लीजिए या तो दाएं पक्ष वाला समाकलन ले लीजिए। तो मैं ये बाएं पक्ष वाला समाकलन ले ले रहा हूँ। माना I बराबर इंटीग्रेशन 0 से a fx dx। इसमें हम प्रतिस्थापन विधि लगाने वाले हैं। तो प्रतिस्थापन विधि कैसे लगाते हैं? प्रतिस्थापन विधि दो तरीके से लगाते हैं। मैंने बताया था समाकलन में अगर कोई ऐसा फलन है जिसका अवकलज मौजूद हो तो एक तो वो प्रतिस्थापन विधि का तरीका होता है। एक प्रतिस्थापन विधि का तरीका ये होता है कि हम समाकलन के चर को बदल देते हैं। तो इसमें मैं समाकलन के चर को बदलने वाला हूँ। समाकलन का चर क्या है? x। तो x को कैसे बदलेंगे? इससे a माइनस x से बदलेंगे। इसमें ये ध्यान दीजिए
कि x बदला किससे जा रहा है, x बदला जा रहा है बच्चों a माइनस एक्स। किससे बदला जा रहा है, x जो बदला जा रहा है a माइनस एक्स से। तो इस x को मैं क्या कर लूं, t मान लूं, तो बन जाएगा a माइनस एक्स बराबर क्या, t। तो मैं इसमें माने दे रहा हूं माना, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, x इक्वल a माइनस एक्स है, ये x कैसे बदल रहा है, a माइनस एक्स से। अब क्या करें, इस x को t रख दीजिए, तो x इक्वल क्या, a माइनस t रख दीजिए यहाँ पर। तो मैंने क्या किया, माना x इक्वल a माइनस t। और जब मैंने आपको शुरुआत में बताया तो किस तरफ के समाकलन से बताया, आज मैं इस तरफ के समाकलन से बता दे रहा हूँ, आ दोनों तरीके से जाएगा। अब क्या करेंगे, तुरंत दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन, तो क्या लिखेंगे, तो d बाई dx ऑफ x इक्वल d बाई dx ऑफ a माइनस t। तो x का x के सापेक्ष अवकलन 1 इक्वल, यहाँ पर अवकलन अलग अलग होगा तो a तो अचर पद है, तो a का अवकलन 0 और यहाँ पर आएगा माइनस का dt अपॉन dx। तो बच्चों इससे dx बराबर क्या है, माइनस dt। समीकरण क्या हो गया, और जब हम निश्चित समाकलन में प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करते हैं तो सीमाओं को बदलते हैं, ये आपको पता है। तो सीमाओं को बदलने के लिए कहाँ पे आएंगे, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 से सबसे पहले निम्न सीमा रखेंगे, तो x की निम्न सीमा क्या थी, 0। जब x बराबर 0 था तो देखिए इसमें x की जगह 0 रखिए, x इक्वल a माइनस t था, x की जगह 0 रखेंगे तो 0 इक्वल a माइनस t। बच्चा इससे t का मान क्या मिलेगा, a मिलेगा, तो t इक्वल a। जब x बराबर 0 तब t बराबर क्या मिलने वाला, a मिलने वाला। अब उच्च सीमा रखेंगे x की, तो x की उच्च सीमा क्या है, a। तब t बराबर क्या है, रखिए इसी समीकरण में x की जगह a रखेंगे तो बनेगा a बराबर a माइनस t। तो इससे बच्चों t का मान क्या आएगा, 0 आएगा। अब हम क्या करेंगे, इस i बराबर जो समाकलन है समीकरण 1 में वापस आएंगे और उसको पूरा किसमें बदलेंगे, t में बदलेंगे। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या था, i बराबर इंटीग्रेशन 0 से a fx dx, यही तो था। अब इस समाकलन को मुझे पूरा बदलना है t में, तो देखिए t की निम्न सीमा क्या है, a, उच्च सीमा क्या है, 0। तो क्या बना, a से 0। ये ध्यान रखिए, जब x की निम्न सीमा रखेंगे तो t की निम्न सीमा बनेगी, और जब x की उच्च सीमा रखेंगे तो t की उच्च सीमा बनेगी। तो x की निम्न सीमा 0 थी तो t की निम्न सीमा a निकली, तो यहाँ a नीचे रख दिया, और x की उच्च सीमा a थी तब t बराबर क्या निकला, 0, तो 0 ऊपर रख दिया। f बच्चों ध्यान से देखिए, x को मैं किससे बदल रहा हूँ, a माइनस t से, इंटू dx की जगह क्या रखना है, माइनस dt। अब देखिए यहाँ पर ये समीकरण एक बना बनाया है, इसको मैं यूज करूंगा। अब यहाँ से देखिए इस लाइन को, बच्चों ध्यान से देखिए, मुझे सिर्फ क्या करना था, इंटीग्रेशन 0 से a fx dx इक्वल इंटीग्रेशन 0 से a f a माइनस x dx, यही तो सिद्ध करना था। तो देखिए मैं ये समाकलन लेके चला हूँ, यानी मुझे ये लाना है, तो इसको लाने के लिए देखिए निम्न सीमा क्या है, 0, और उच्च सीमा क्या है, a, और यहाँ पर देखिए निम्न सीमा क्या है, a, उच्च सीमा क्या है, 0। तो हमें समझ में आ रहा है कि अगर हम लिमिट बदल दें तो यहाँ पे नीचे 0 हो जाएगा, ऊपर a हो जाएगा। तो लिमिट बदलने वाला प्रगुण कौन सा है, प्रगुण 2। प्रगुण 2 मैंने आपको ये बताया था कि अगर किसी निश्चित समाकलन की हम सीमाओं को परिवर्तित कर दें तो उस निश्चित समाकलन का चिन्ह बदल जाता है। तो ध्यान से देखिए, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस बाहर निकाल लिया, इंटीग्रेशन 0 से a f ऑफ a माइनस t। अभी ये बदली नहीं है, इस माइनस को बाहर निकाल लिया। अब ध्यान से देखिए, अब मुझे सीमाओं को बदलना है, क्योंकि मुझे प्रूफ करना है 0 से a, और ये क्या चल रहा है, a से 0। तो सीमाओं को बदलेंगे तो क्या होगा, इस समाकलन का चिन्ह बदल जाएगा, तो माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये इंटीग्रेशन 0 से a बन जाएगा। ये f ऑफ a माइनस t dt, ये किस प्रकार से होगा बच्चों, ये प्रकार 2 से होगा।
ना। आप ध्यान से देखिए, लेकिन मुझे सिद्ध तो करना है x में, और ये सिद्ध काय में हो रहा है, t में हो रहा है। तो प्रगुण नंबर 1 भी मैंने आपको बताया हुआ है कि यदि किसी निश्चित समाकलन में बिना सीमाओं को परिवर्तित किए समाकलन का चर बदल दें, तो बस अगर मैं यहाँ पे चर बदल दूं तो कोई परिवर्तन तो होगा नहीं। तो यहाँ पे समाकलन का चर क्या है, t की जगह मैं x कर दूं तो i बराबर क्या बन जाएगा, i बराबर बन जाएगा इंटीग्रेशन 0 से a f ऑफ a माइनस s dx, और इसको बच्चों मान लिया हमने समीकरण 4। 2 और 3 बन चुके, मैंने बोर्ड को साफ कर दिया। अब ध्यान से देखिए, समीकरण 1 और समीकरण 4 दोनों के बाएं पक्ष बराबर है, दोनों के बाएं पक्ष आई है। तो अगर दो समीकरणों के दाएं पक्ष बाएं पक्ष आपस में बराबर है, तो दोनों के दाएं पक्ष आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 4 से क्या लिखेंगे, दोनों के बाएं पक्ष आपस में बराबर है, तो दोनों के दाएं पक्ष भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। तो समीकरण 1 का दायां पक्ष इंटीग्रेशन 0 से a f(x) dx बराबर समीकरण 4 का दायां पक्ष, समीकरण 4 का दायां पक्ष क्या है, इंटीग्रेशन 0 से a फंक्शन ऑफ a माइनस x dx। देखिए यही तो प्रगुण 4 था जो आपको सिद्ध करना था, इंटीग्रेशन 0 से a फंक्शन ऑफ x dx इक्वल इंटीग्रेशन 0 से a फंक्शन ऑफ a माइनस x। तो प्रगुण 4 की पहचान क्या है कि प्रगुण 4 की निम्न सीमा 0 होती है, उच्च सीमा 0 से बड़ा कुछ भी हो सकता है, कभी कभी 0 से छोटा भी आता है, लेकिन ज्यादातर केस में 0 से बड़ा, अनंत नहीं होगी उच्च सीमा। तो हमको करना क्या होता है प्रगुण 4 में, समाकलन के चर को बदल देते हैं। अगर समाकलन x के सापेक्ष हो रहा है तो कैसे बदलेंगे, x इक्वल उच्च सीमा माइनस x। तो उच्च सीमा माइनस x, जो भी उच्च सीमा चल रही होगी उसमें x घटा देंगे। तो जहां जहां x होगा समाकलन में वहां क्या रखेंगे, उच्च सीमा माइनस x, और फिर रखेंगे तो दोनों इंटीग्रेशन आपस में क्या होंगे, बराबर। लेकिन आपको याद रखना है कि अगर समाकलन के चर को हम बदल रहे हैं x इक्वल उच्च सीमा माइनस x से, तो जब x की जगह a माइनस x रखेंगे ना समाकल्य में, तो समाकल्य परिवर्तित होना चाहिए। मतलब x की जगह a माइनस x रखने पर वही समाकल्य प्राप्त ना हो, बदल जाना चाहिए, चाहे वो चिन्ह से बदले। इसके बारे में मैं आपको उदाहरण बताऊंगा। आइए इसका एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ कि एक और तरीके से ये कैसे सिद्ध हो सकता है प्रगुण 4। ये दूसरा तरीका समाकलन की द्वितीय आधार प्रमेय से लगेगा। प्रगुण 4 इंटीग्रेशन 0 से a f(x) dx इक्वल इंटीग्रेशन 0 से a फंक्शन ऑफ a माइनस x dx। ये सेकंड मेथड में बता रहा हूं कैसे आप प्रूफ कर सकते हैं इसको। इसका मैं स्टेटमेंट वही है कि जो f(x) है वो 0, a में कैसा है, बंद अंतराल 0, a में सतत फलन है। अच्छा चलिए शुरू करते हैं। इसको हम दूसरे तरीके में क्या करने वाले हैं बच्चों, समाकलन गणित की द्वितीय आधारभूत प्रमेय लगाने वाले। तो देखिए यहाँ पे समाकलन गणित की द्वितीय आधारभूत प्रमेय लगाएंगे तो इसका LHS और RHS आपस में क्या दिखा दे, बराबर। तो देखिए LHS में इंटीग्रेशन क्या है, 0 से a f(x) dx। तो समाकलन गणित की द्वितीय आधारभूत प्रमेय के अनुसार हमें अनिश्चित समाकलन चाहिए, तो मैंने क्या किया, माना इंटीग्रेशन f(x) dx इक्वल क्या, कैपिटल f(x) प्लस c। ये आप लोग जान चुके हैं, ये मैंने कैसे कर दिया, ये मैं आपको प्रगुण 1 प्रगुण 2 में भी बता चुका हूँ। अच्छा ध्यान से देखिए इसमें क्या लिखा, इंटीग्रेशन फंक्शन ऑफ a माइनस x dx। समाकलन में आपको बताया गया होगा, नहीं बताया गया तो मैं आपको बता रहा हूं कि समाकलन में हम अपने मन में x किन फलनों को मान सकते हैं बच्चों। देखिए अगर मैं इसको अपने मन में x बोल सकूं, f के अंदर जो a माइनस x है, अगर मैं इसको अपने मन में x बोल सकूं तो ये f(x) बन जाएगा नहीं। लेकिन बच्चों यही तो कंडीशन है, समाकलन में हर एक फलन को अपने मन में x नहीं मानते। तो देखिए मैं x किसको बोलना चाह रहा हूँ, मैं x बोलना चाह रहा हूँ a माइनस x को। तो हम देखेंगे कि ये जो a माइनस x को हम अपने मन में x बोल रहे हैं, ये सही है कि गलत है। तो आपको बस एक चीज ध्यान रखनी है बच्चों
कि अगर हम समाकलन x के सापेक्ष कर रहे हैं और हमें अपने मन में किसी फलन को x मानना है, तो वो कौन से फलन होंगे जिन्हें आप अपने मन में क्या मान सकते हैं, x मान सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, अगर हम समाकलन x के सापेक्ष कर रहे हैं तो बच्चों केवल और केवल हम उसी फलन को अपने मन में x मान सकते हैं जो x के पदों में रैखिक बहुपद हो। इसका मतलब ये है कि हम अपने मन में x उसी फलन को मान सकते हैं जिसमें x की अधिकतम घात क्या हो, 1 हो। तो देखिए जरा, मैं अपने मन में x इसको मानना चाह रहा हूँ, तो देखिए इसमें x की अधिकतम घात कितनी है, 1 है। तो क्या मैं इसे अपने मन में x मान सकता हूँ? हाँ, बिल्कुल मान सकते हैं। किसी भी त्रिकोणमितीय फलन को, किसी भी इनवर्स फलन को, किसी भी लॉग फंक्शन को, किसी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन को आप अपने मन में x नहीं मान सकते। समाकलन में सिर्फ अपने मन में x उसी फलन को मान सकते हैं जिसमें x की अधिकतम घात 1 हो, यानी वो रैखिक बहुपद होना चाहिए x का। तो देखिए ये x का रैखिक बहुपद है, वैसे मैंने अपने मन में x मान लिया। तो जब अपने मन में x मानेंगे तो ये क्या बन रहा है, इंटीग्रेशन f(x) dx बन रहा है ना। तो इंटीग्रेशन f(x) dx क्या लिया है, कैपिटल F(x) प्लस c लिया। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कैपिटल F और x की जगह बच्चों क्या चल रहा है, a माइनस x। लेकिन बच्चों जिसे हम अपने मन में x मानते हैं, समाकलन करने के बाद अपान लगाते हैं और x का गुणांक लिखते हैं। क्या करते हैं, अपान लगाते हैं, x का गुणांक लिखते हैं। बताइए a माइनस x में x का गुणांक कितना है, x का गुणांक बच्चों -1 है, तो अपान में -1 लिखना पड़ेगा और प्लस c। इसी प्रकार इसी को आप लोग a माइनस एक्स बराबर d मान के भी कर सकते हैं, निकलेगा ये। तो मैं क्या लिख दूँ, इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ a माइनस एक्स dx इक्वल, माइनस के ऊपर शिफ्ट कर ले तो माइनस का f a माइनस एक्स प्लस c। ये समीकरण क्या हो गया, 2। अब बच्चों में क्या करूंगा, ये जो प्रॉपर्टी है इसका एक बार बायां पक्ष लूंगा और एक बार इसका दायां पक्ष लूंगा। देखिए दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो देखना, तो मैं क्या ले रहा हूँ, एक बार इसका LHS। LHS क्या है, इंटीग्रेशन 0 से a f(x) dx। तो देखिए इसमें मैं निश्चित समाकलन, मतलब इसमें मैं समाकलन गणित की द्वितीय आधार सूत्र में लगा दूं। तो देखिए इंटीग्रेशन f(x) dx क्या है, इंटीग्रेशन f(x) dx का कैपिटल F(x) प्लस c। तो कैपिटल F(x) प्लस c ब्रैकेट बंद करने के बाद लिमिट 0 से a। अब क्या करेंगे बच्चों, x की उच्च सीमा रखेंगे सबसे पहले, तो f x की जगह a, तो fa प्लस c माइनस लगाएंगे, फिर x की निम्न सीमा रखेंगे 0, तो f 0, कैपिटल F 0 प्लस c ब्रैकेट ओपन करेंगे तो fa प्लस c माइनस f 0 माइनस c। ये c से c क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो बचा fa माइनस f 0। बच्चों f0 का मतलब 0 नहीं है, f0 का मतलब f0 ही होगा। तो ये बना fa माइनस f0। अब इसका मैं क्या ले लूँ, RHS ले लूँ। तो LHS RHS के मान आपस में क्या दिखा दे, बराबर। तो इसका मैं क्या ले रहा हूँ, RHS। RHS क्या था बच्चों, इंटीग्रेशन 0 से a f ऑफ a माइनस x dx। इसमें मैं समाकलन गणित की द्वितीय आधार सूत्र में लगाऊं। तो देखिए लिमिट मत देखिए, आप देखिए इंटीग्रेशन ऑफ f a माइनस x dx कितना है। तो इंटीग्रेशन ऑफ f a माइनस x dx इक्वल है माइनस का f, लिखा माइनस का f और a माइनस x, ये है ना, और प्लस c और ब्रैकेट बंद करके क्या लिमिट लगाएंगे 0 से a। फिर से वही काम, एक बार उच्च सीमा, एक बार निम्न सीमा। तो सबसे पहले उच्च सीमा रखें क्या, a, तो उच्च सीमा रखिए a इसमें, तो माइनस का f a माइनस a प्लस c, ये उच्च सीमा होंगे, माइनस लगा के निम्न सीमा। तो निम्न सीमा क्या रखेंगे, 0, तो माइनस का f a माइनस 0 प्लस c। अब इसको हल करेंगे तो माइनस, ये a में ले लिया 0, तो माइनस का f 0 प्लस c, ये माइनस माइनस प्लस f a, और ये माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई माइनस, ये c से c क्या हो गया, कैंसिल। तो देखिए पहले बचा प्लस का f और माइनस का बचा f 0। तो देखिए इसका दायां पक्ष भी क्या आया, fa माइनस f 0, और इसका बायां पक्ष भी क्या था, fa माइनस f 0। क्या लिखेंगे,
चूंकि LHS बराबर RHS अतः यह सिद्ध होता है कि सिद्ध हो गया प्रगुण 4। तो प्रगुण 4 को पूरा लिख देंगे। इंटीग्रेशन 0 से a fx dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से a f ऑफ a माइनस x dx। तो बच्चों ये था प्रगुण 4 का सत्यापन जो मैंने आपको दो विधियों से बताया। पहली विधि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, दूसरी विधि आज मैंने समाकलन गणित की द्वितीय आधारभूत प्रमेय से भी आपको बताया है। तो प्रगुण 4 क्या है? प्रगुण 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे संबंधित क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर में आते हैं। प्रगुण 4 के बारे में जल्दी से एक बार फिर बता दें कि प्रगुण 4 की पहचान निम्न सीमा 0 है और उच्च सीमा 0 के अलावा कोई भी संख्या हो सकती अनंत छोड़ के। तो मैं क्या करूंगा इसमें प्रगुण 4 में समाकलन के चर को बदल देंगे। अगर समाकलन x के सापेक्ष है तो x को बदलेंगे कैसे? उच्च सीमा माइनस x से। तो x की जगह जब उच्च सीमा माइनस x रखेंगे समाकल्य में तो आपको ध्यान रखना है समाकल्य बदल जाना चाहिए, चाहे वो चिन्ह से ही बदले, तभी प्रगुण 4 सक्सेस होगा। अब मैं आपको अगले वीडियो में प्रगुण 4 पर आधारित कुछ एग्जाम्पल बताऊंगा। थैंक यू। Ready. Hello students, myself Anand Saini, I am your chemistry tutor. Let's start to learn chemistry. चैप्टर चल रहा है हमारा सरफेस साइंस, सरफेस केमिस्ट्री, और टॉपिक है आज का कोलाइडल विलेन बनाने की विधियां। सरफेस साइंस में सरफेस केमिस्ट्री में सरफेस साइंस वाले चैप्टर में आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी हुई हैं। मैं आपसे पहले भी बता चुका हूँ, एटलीस्ट ये जो चैप्टर 6 मार्क्स का आने वाला है। जो कोलाइडल की बात करते हैं, कोलाइड आपका जो टॉपिक चल रहा है, स्पेशली कोलाइड आपका 3 नंबर का आता है बोर्ड एग्जाम की बात करते हैं, स्पेशली जरूर आएगा, डैम श्योर। और अभी आपने अगर हम लोग लास्ट वीडियो लेक्चर की बात करते हैं तो वहां पर कोलाइड के जो वर्गीकरण था उस वर्गीकरण को आपने पढ़ा हुआ है। द्रव्य स्नेही और द्रव्य विरोधी कोलाइड सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक आपका है स्वर्ण संख्या। रस रसायन में जो सबसे ज्यादा चीजें आपसे आती है वो स्वर्ण संख्या है, पैक्टीकरण है, स्कंदन है, हार्डी-सूजे का नियम है, टिप्पणियां पूछी जाती हैं, टिंडल प्रभाव, ब्राउनी गति। इसके अलावा अंतर जो पूछा जाता है, उस अंतर में अगर सबसे ज्यादा अंतर कोई पूछा गया है बेटा तो वो अंतर आपका सबसे ज्यादा पूछा गया कौन सा? द्रव्य स्नेही और द्रव्य विरोधी कोलाइड में अंतर। तो जब आपने ये चीजें पढ़ ली हैं, द्रव्य स्नेही और द्रव्य विरोधी कोलाइड क्या होते हैं, कोलाइड का वर्गीकरण क्या होता है, उसके बाद आज का आपका टॉपिक हो रहा है कोलाइडल विलयन बनाने की विधियां। तो कोलाइडल विलयन बनाने की विधियों की हम लोग जब बात करते हैं बेटा तो कौन से कोलाइडल विलयन बनाएंगे, तो यही बात हो जाती है हमारे सामने। हमारे पास में आपको पता है कोलाइडल विलयन कितने प्रकार के, मैंने इसीलिए आपको बताया दो टाइप के कोलाइडल विलयन है। कौन कौन से? एक है आपके पास में लियोफिलिक कोलाइड, दिस इज क्या कहते हैं इसे हम लोग? द्रव्य स्नेही कोलाइड, ठीक है। और दूसरा हमारे पास में कौन सा है? द्रव्य विरोधी कोलाइड। अब भाई जब दोनों अलग अलग टाइप के कोलाइड हैं तो ऑब्वियस इनके बनाने की विधियां भी अलग अलग होंगी। आप याद करिए, मैंने अंतर में आपको बताया था कि इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट मेथड से हम लोग इसको बना सकते हैं। डायरेक्ट मेथड होता है, इजी मेथड होता है कि जो भी आपने विलयन जैसा बनाना है, जो भी विलायक उनके पास में है उस विलायक में डायरेक्ट हम लोग घोल देते हैं। इसके विलय को परिक्षिप्त प्रावस्था को परिक्षेपण माध्यम में डायरेक्टली डिसॉल्व कर दिया जाता है, प्रबल आकार संबल होता है, तो डायरेक्ट बन जाती है विदाउट एनी हेक्टिक टेंशन। तो ये तो आपके लिए कोई इशू नहीं है। जो इशू है हमारे लिए वो है द्रव्य कोलाइड से रिलेटेड। इनके लिए हमें बताया जाता है कि हमारे पास में होती हैं दो विधियां। कौन कौन सी? एक होती है परिक्षेपण विधि और दूसरी होती है संघनन विधि। ओके, तो मैं आपको पहले बता देता हूँ आज के वीडियो लेक्चर में हम जो बात करने वाले हैं, आज की क्लास में जो बात होगी वो केवल और केवल होगी परिक्षेपण विधियों की। परिक्षेपण विधियों की बात करनी है, संघनन विधियों की बात हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलिए देखते हैं परिक्षेपण विधि क्या होगी। तो परिक्षेपण विधि में जैसे कि हम आपको पहले बता देते हैं कि परिक्षेपण विधि में आपको 2 पॉइंट्स मिलेंगे पढ़ने के लिए। 2 मेथड होते हैं हमारे पास में, एक होता है मेडिगार्ड मेथड और दूसरा पास होता है डायरेक्ट मेथड की हम बात करते हैं। एक है हमारे पास में, देखिए मैं आपको लिख दे रहा हूं, आर विधि बोलते हैं इसको।
ओके, तो देखो हम लोग देखते हैं प्रक्षेपण विधि में हमने आपसे बताया कि हमारे पास दो मेथड है, एक है वेदिकार्क मेथड और दूसरा है कौन सा, यांत्रिक प्रक्षेपण विधि। तो ये दो मेथड हमें आज पढ़ने होंगे, इसमें हम लोग किस तरीके की कोलाइडिंग विलेन बनाएंगे, क्या क्या चीजें बनेंगी और क्या मेथड आपके अप्लाई करना है, वो एग्जाम्पल के साथ में आप सारी चीजें जानेंगे। लेकिन उससे पहले होती क्या है प्रक्षेपण विधि, इसमें हम ये दोनों क्यों यूज करते हैं, होती क्या है संगणन, इनको डिस्कस कर ले रहे हैं, देन उसके बाद में आज के आपके दोनों टॉपिक कंप्लीट हैं। तो प्रक्षेपण विधि हम लोग यूज करते हैं, इस मेथड में हमें यूज करना, इस मेथड का यूज हम तब करते हैं जब हमारे पास कोलाइडी जो कण होते हैं उनके आकार कुछ ज्यादा बड़े, उनके आकार होते हैं बड़े। तो प्रक्षेपण विधि में होता क्या है कि कोलाइड के कणों का आकार जब बड़ा होता है पदार्थ में, छोटे छोटे पदार्थ में छोटे छोटे कणों के आकार में तोड़ दिया जाता है, देन उसके बाद में हम उसे कोलाइड आकार के कणों में परिवर्तित कर लेते हैं और फिर कोलाइड विलेन बनाते हैं। लेकिन संगणन मेथड में क्या होता है, संगणन के मेथड में आप जैसे संगणन विधि की बात करें, यहाँ पर अपेक्षाकृत कंपैरिजन में जब हम लोग प्रक्षेपण विधि के आधार पर कंपैरिजन कर रहे हैं तो यहाँ पर कोलाइड कणों का आकार छोटा रहता है। ऑब्वियसली पहले से पदार्थ के कणों का आकार बहुत छोटा रहता है, 1 mm से नियर अबाउट कम ही रहता है। तो हम लोग तब बात करते हैं या यूज करते हैं संगणन विधि का। तो आज के लिए जैसे आपके पास दो मेथड है, वेदिकार्क मेथड सबसे ज्यादा पूछा गया है, इसको देखेंगे, फिर इसके बाद में देखेंगे यांत्रिक प्रक्षेपण विधि, ठीक है ना। चलिए देखते हैं वेदिकार्क मेथड। ओके बच्चों, तो हम लोग देख रहे थे प्रक्षेपण विधि। प्रक्षेपण विधि के दो मेथड हमारे पास में, एक वेदिकार्क मेथड और दूसरा है यांत्रिक प्रक्षेपण विधि। तो इस तरीके से दो मेथड है, डायग्राम आपके सामने है। सबसे ज्यादा जो पूछा जाने वाला मेथड है वो ब्रीडिंग आर्क मेथड है। ब्रीडिंग आपका एक आर्क मेथड, आर्क का मतलब होता है चिंगारी, आर्क का मतलब होता है क्या, चिंगारी। अच्छा चलिए समझ लेते हैं। सबसे पहले तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस मेथड को यूज में कब करना है, तो कब करना है, जब हमें कोलाइड बनाना होगा। कोलाइड विलेन इसका कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, प्लैटिनम, पैलेडियम, इस टाइप के आपके जो मेटल्स होते हैं उन मेटल्स का अगर आपको कोलाइड विलेन बनाना है तो हम लोग यूज करते हैं इस मेथड का। करते क्या इस मेथड में, जैसे आपको दिखाई पड़ रहा है कि एक आपका एक टैंक लिया जाता है, उसमें बर्फ के टुकड़े भर दिए जाते हैं, मतलब ठंडा रहे इसलिए संघनन हो जाएगा आगे चल के भी, देखेंगे क्या होता है। और साथ में आपको धातु का इलेक्ट्रोड लगा दिया जाता है, दो जो धातु की छड़ें होती है जिसका भी आपको कोलाइड विलेन बनाना है, उस धातु की छड़ को लेकर के आपने क्या करना है, दो इलेक्ट्रोड फिक्स कर देते हैं और इसमें प्रक्षेपण माध्यम के तौर पर आप कर देते हैं कोई तनुछार। तनुछार मतलब लाइक आप डाइल्यूट NaOH या फिर KOH इसमें फिल कर देते हैं, तो ये आपका प्रक्षेपण माध्यम का कार्य करता है। साथ में जल भी लगेगा डाइल्यूट के ग्राउंड, ठीक है ना। तो प्रक्षेपण माध्यम इस टैंक में भर दिया जाता है, बाकी आपके बर्फ के टुकड़े भरे हुए हैं जिससे ठंडा रहेगा और अंदर ऊष्मा आएगी। तो देखिए होगा जब इन दोनों धातु की छड़ों में, जिन्हें आप इलेक्ट्रोड बोल रहे हैं कैथोड और एनोड, इनमें आप करंट फ्लो करते हैं तो यहाँ पर एक ये जो दिख रहा है ना आपको, ये क्या है पता है, ये तो आर्क है। आर्क का मतलब क्या बेटा, चिंगारी। आर्क का मतलब क्या है, चिंगारी। तो जब इन दोनों इलेक्ट्रोड के बिटवीन आर्क उत्पन्न होता है, चिंगारी उत्पन्न होती है, तो उससे क्या होता है, ये जो धातु की छड़ है ना, इस धातु की छड़ के पार्ट जो भी आपने लिया हुआ है, धातु में से कोई भी आप ले रहे हो जिसका भी आपको कोलाइड विलेन बनाना है, उस धातु की छड़ के छोटे छोटे पार्टिकल्स वो कोलाइड कणों के आकार में पहले तो वाष्पित होते हैं, और वाष्पित होने के बाद क्योंकि यहाँ पर क्या बना हुआ है, बर्फ है पहले से, तो एटमॉस्फेयर ठंडा हो रहा है, उसकी वजह से हो जाता है संघनित। वो पार्टिकल पहले यहाँ से गर्म हुआ, गर्म के साथ वो वाष्पित, और वाष्पित होने के साथ साथ क्योंकि एटमॉस्फेयर ठंडा है ना, बर्फ भरा हुआ है आपने, तो उसका संघनन होता है। संघनन होने के बाद वो पार्टिकल नीचे आ रहा है और इसी सॉल्वेंट जो आपने लिया हुआ है प्रक्षेपण माध्यम जो आपका है, उसी में आकर डिसॉल्व हो जाता है, घुल जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर कोलाइड का निर्माण होता है। क्या हुआ, आपने जो धातु का छड़ लिया हुआ है, जैसे उसमें आपने करंट फ्लो किया, करंट फ्लो करने के साथ क्या हुआ, चिंगारी निकली। चिंगारी निकलने से क्या हो रहा है बेटा, ये जो धातु की छड़ है वो कोलाइडियन पार्टिकल में डिसोसिएट हो गया है, टूट गया है। कोलाइडियन पार्ट में वो अपने छोटे छोटे बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में वाष्पित होने लगता है, टूटता है तो वाष्पित होता है। वाष्पित होने के बाद में क्या होता है, वहां पर संघनन की प्रक्रिया होती है, तो वो पार्टिकल संघनित होकर के उसी विलायक में यानी कि प्रक्षेपण माध्यम में उसमें आकर डिसॉल्व हो जाता है। जैसे घुलता है ना, तो धातु का सॉल्ट यानी कि कोलाइड बन जाता है, कोलाइड विलेन बन जाता है आपका, धात्विक सॉल्ट या कोलाइड विलेन बन जाता है। अब एक बात आपको समझनी है, वो ये समझनी है कि यहाँ पर आप विलायक के रूप में मोस्ट प्रोबेबल जल यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर NaOH और KOH का काम क्या होता है वो आपसे पूछा जाएगा। तो इसके लिए आपको इतना बता दे रहा हूँ मैं कि जो आपने NaOH और KOH लिया हुआ है ना बेटा, इसका काम होता है, क्योंकि ये वाले जो सॉल्ट होते हैं ना, इनके जलीय विलेन, जो मेटल्स के जलीय विलेन बनेंगे, जो मेटल्स के कोलाइड विलेन बनते हैं, वो होते हैं आर्सेनाइड।
तो उनको स्थायी बनाने के लिए स्थायी कारक के रूप में हम लोग यूज करते हैं NaOH या KOH। ओके, गॉट इट। सो दिस इज अ पॉइंट। विडिगार मेथड का यूज कब किया जाता है? तो इनके कोलाइडल बनाने के लिए किया जाता है। क्या करते हैं इसमें एक टैंक लेते हैं, उस टैंक में बाहरी परत में बर्फ के टुकड़े भर दिए जाते हैं। इसके बाद में 2 धातु के इलेक्ट्रोड लगा दिए जाते हैं और उन इलेक्ट्रोडों के मध्य करंट फ्लो किया जाता है। चिंगारी जिससे उत्पन्न होती है, आर्क निकलता है। आर्क बनने के साथ जो धातु क्षण होती है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिसोसिएट हो जाता है, टूट जाता है, कोलाइडल आकार में टूट जाता है, वियोजित हो जाता है। उसके बाद में वो कोलाइडल पार्टिकल जो होते हैं वो संघनित होते हैं और संघनित होने के बाद में विलायक में घुल जाते हैं। इस प्रकार कोलाइडल विलयन का निर्माण होता है, धात्विक कोलाइडल विलयन बन जाता है। क्योंकि ये विलयन अस्थायी होता है तो NaOH और KOH यहाँ पर काम करते हैं किसका? स्थायी कारक। ठीक है, तो ये तो बात हुई यहाँ पर। लेकिन अगली बात जब हम करते हैं यांत्रिक परिक्षेपण विधि की, तो आप देखिए वहां पर कोलाइडल चक्की लिखा हुआ है। और वैसे भी मैंने बताया आपको कि ये वाला जो मेथड है ना बेटा, इस मेथड का यूज हम लोग करते हैं तब जब हमारे पास में कोलाइडल पार्टिकल बहुत बड़ा बड़ा होता है। तो हमारे पास में कोलाइडल पार्टिकल होता है जो बहुत बड़ा बड़ा। अच्छा, पहले ही देख ले रहे हैं हम लोग इसका यूज कहाँ पर कर रहे हैं? जैसे पेंट बनाना है, पॉलिश बनाना है, छापे खाने की साइड बनानी है, फेस पाउडर वगैरह बनाना, तो टेल्कम पाउडर, तो वो जो पाउडर बनाना है उसके लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। तो चक्की है, चक्की में जैसे 2 पार्ट लगे होते हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में घूमते रहते हैं। इसके बाद आप कुछ भी वहां पर डालते हैं उसमें पिस जाता है ना, एग्जैक्टली वही वाला काम करना है। तो ये आपकी एक प्रकार की कोलाइडल चक्की है। इसमें आपकी 2 डिस्क लगी हैं, ये भी अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट होता रहता है। ये देखिए मैंने रोटेशन का साइन बनाकर दिखाया, अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट होता रहता है। इसमें करना क्या है? जिस भी पदार्थ जैसे पेंट वार्निश जो भी आप बना रहे हैं उस पदार्थ को हमें इसमें ले लेना होता है। लेने के बाद में चक्की में आप डालते हैं, डालने के बाद उसे पीस देते हैं। पीसने से क्या होता है बेटा? वो पार्टिकल के टुकड़े होते हैं बहुत बड़े बड़े, और जब आप इस कोलाइडल चक्की में डालकर उसे पीसते हो ना, तो यहाँ पर एग्जैक्टली उनका पार्टिकल का जो साइज आता है वो कोलाइड कणों के आकार का हो जाता है। जो सबसे बेसिक पॉइंट है वो ये है, इस कोलाइडल चक्की का सबसे बेसिक पॉइंट जो है वो यही है कि बड़े बड़े कोलाइडल कणों के पदार्थ को, बड़े बड़े पदार्थ के कणों को वो कोलाइडल आकार वाले कणों में परिवर्तित करते हैं। कौन? ये कोलाइडल चक्की। ओके, देन इसके बाद में आपने क्या करना होता है? इसके बाद में हम उसे विलायक में घोल करके निलंबन अवस्था में प्राप्त कर लेते हैं। स्थूल निलंबन उसका बना लिया जाता है। तो जब निलंबन वाला विलयन बन जाता है, आपने पढ़ा हुआ था, मैंने आपको बताया था ना, वास्तविक विलयन, कोलाइडल विलयन और निलंबन विलयन। वो जब आपका निलंबन मिल जाता है, आपको स्थूल निलंबन वाला विलयन मिल जाता है, फिर आपने इसको क्या करना है? उसका फिर से इस चक्की में डालते हैं, दूसरी लगी रहती है, आप उसी में मिलाते हैं। मिलाने के बाद में यहाँ से थोड़ी देर आप उसको रोटेट करते हैं। रोटेट करने के बाद में ऑब्वियसली आपका एक बार फाइनल जो प्रोडक्ट आपको मिलता है वो कोलाइडल विलयन के रूप में मिल जाता है। तो इस तरीके से आपको ये यांत्रिक परिक्षेपण और विडिगार मेथड का डिस्क्रिप्शन आपने पढ़ा हुआ, कैसे क्या यूज करते हैं, कहाँ कहाँ यूज करते हैं, होता क्या क्या है। अब हमें जो बात करनी है वो संघनन विधियों की बात करनी है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अलग से क्वेश्चन आता है। उभय अपलन विधि क्या होती है, जल अपलन विधि क्या होती है, और पूछते हैं कॉशियस ऑफ पर्पल क्या है, कैसे कोलाइडल विलयन का निर्माण करेंगे, संघनन विधियों से कब निर्माण करेंगे, संघनन विधियों से, ये सारे टॉपिक डिस्कस करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए थैंक यू। Good morning, students. We will continue our topic active passive voice. I have given you exercise 10A on page 17. So let us start our answer sheet and you have to tell your answers. Okay? Just see the exercise on page 17, sentence number 1. The children sang the national anthem. Answer will be the national anthem was sung by the children. Next one, he may send his servant if he does not come. Students, इस तरह के जितने भी सेंटेंसेस होंगे जिनमें आपके पास 2 क्लॉज होंगे, तो जस्ट यू हैव टू चेक विच वन हैज ऑब्जेक्ट एंड विच वन हैज नॉट। किस में ऑब्जेक्ट होता है और किस में नहीं। यू नो वेरी वेल, in my yes audio I tell you that without object you are not going to change active voice into passive voice. Okay, आप देख रहे हैं इसके जो clause में if वाला clause है, if he does not come there is no object. It means this part of the sentence is not going to be converted into passive voice. अब आपको कौन से पार्ट में पैसिव ट्रांसफर करना है?
सेकेंड वाले मतलब फर्स्ट वाले पार्ट को, ही मे सेंड हिज सर्वेंट, तो फिर इसका आंसर स्टार्ट करेंगे तो इफ से स्टार्ट करेंगे। इफ ही डज नॉट कम, कॉमा, हिज सर्वेंट मे बी सेंट बाय हिम। इफ ही डज नॉट कम, कॉमा, हिज सर्वेंट मे बी सेंट, SENT, सेंट बाय हिम। तो इस तरह से जितने भी आपके पास सेंटेंस अगर लंबा है, 2 क्लॉज हैं, 3 क्लॉज हैं, तो आप किसी पर्टिकुलर एक क्लॉज में ही पैसिव फॉर्म को चेंज करेंगे, उस क्लॉज को जिसमें ऑब्जेक्ट का पार्ट हो, यानी जिसमें ऑब्जेक्ट हो। नेक्स्ट वन, ही स्टोल माई पेन, माई पेन वॉज स्टोलन बाई हिम। ही किल्स अ बर्ड इज किल्ड बाई हिम। द वुड कटर हैज कट डाउन these trees. Okay, your answer will be started from these trees have been cut down. Why you have changed has into have? Because now your object has been transferred into subject and that one is in plural. आपने जो object को subject में change किया वो plural form में change किया. That's why you will have to change has into have. Answer will be these trees have been cut down by the woodcutter. He gave me a rupee. The sentence has two object, indirect and direct, both the object, जिसमें आपका मी भी indirect object है और rupee आपका direct object है। जिसमें दोनों ऑब्जेक्ट होते हैं उसको हम दोनों तरह से पैसिव में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो फर्स्ट आंसर इसका ये भी करेक्ट है कि आई वॉज गिवन अ रुपी बाई हिम, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से करेंगे तो अ रुपी वॉज गिवन टू मी बाई हिम, यानी यहाँ पे हमें केवल प्रीपोजिशन की हेल्प लेनी पड़ रही है आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पीछे ले जाने के लिए, ठीक है। पर सेंटेंस दोनों ही करेक्ट है। शी कैन ब्रेक इट, इट कैन बी ब्रोकन बाई हर। आई हैव टेकन फूड, फूड आपका फूड और ऑब्जेक्ट है जो सब्जेक्ट बनेगा, तो अकॉर्डिंग टू न्यू सब्जेक्ट आपका जो हेल्पिंग वर्ब है दैट विल बी इन सिंगुलर फॉर्म। तो क्या होगा आंसर? फूड हैज बीन टेकन बाय मी। ही राइट्स अ लेटर, a letter is written by him. The carpenter did not make this chair. This chair was not made by the carpenter. We could not finish it. It could not be finished by us. Someone left the pen in a classroom yesterday. In a classroom yesterday, that one is complement. आपका object क्या है? Pen. ठीक है? तो the pen was left in a classroom yesterday. There is no need to write by someone. क्यों? क्योंकि इस तरह के पर्सनल प्रोनाउन जिसका कोई हटा देने से मीनिंग पे असर नहीं पड़ता, उनको हम बाई प्लस एजेंट के रूप से नहीं लिखते। मतलब बाई और उसके बाद जो ऑब्जेक्ट बनाने वाला पार्ट होता है उसको रिमूव कर देते, उसकी कोई नीड नहीं होती। नेक्स्ट वन, वी मस्ट लुक इनटू दिस मैटर। दिस मैटर मस्ट बी लुक्ड इनटू बाय अस। आपका जो वर्ब के संग प्रीपोजिशन जो है यानी फ्रेजल वर्ब है, उसमें आप प्रीपोजिशन वाला पार्ट हटाएंगे नहीं, वो अपनी प्लेस पर बना रहेगा अपने वर्ब के साथ। वर्ब का थर्ड फॉर्म चेंज करेंगे बट वो प्रीपोजिशन वाला पार्ट उसके साथ ऐड रहेगा। ओके, दिस मैटर मस्ट बी लुक्ड इनटू बाय अस। द फ्लड हिट द विलेजर्स हार्ड। द विलेजर्स वर हिट हार्ड बाय द फ्लड। योर बिहेवियर हैज ग्रेटली सरप्राइज्ड मी। I have been greatly surprised. I के according has have हो गया। I have been greatly surprised at your behavior. In my previous audio, I told you that there are some verbs which are followed by some other preposition, not by. Be by के प्लेस पर other prepositions लगते हैं, ठीक है। तो वैसे उसमें से एक आपका इंटरेस्ट भी है इसमें बिहेवियर है ना। सरप्राइज के संग आपको लिस्ट में मैंने बताया था सरप्राइज के संग बाई के लिए एट आएगा। तो आई हैव बीन ग्रेटली सरप्राइज्ड एट योर बिहेवियर। इट इज टाइम टू क्लोज द शॉप। नेक्स्ट वन, तो ये सेंटेंस आपका थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें जो आपका क्लॉज है इट इज टाइम हैज नो ऑब्जेक्ट, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसको एज इट इज रहेंगे। हमें चेंज करना है टू क्लोज द शॉप, जो आपका टू बी फॉर्म से चेंज होगा। इट इज टाइम फॉर द शॉप to be closed. It is time for the shop to be closed. He teaches us English. ये यहाँ पे भी आपके दो ऑब्जेक्ट हैं, us और English. us आपका indirect ऑब्जेक्ट है और English डायरेक्ट, तो आप दोनों से बना सकते हैं।
We are taught English by him. Yeah, English is taught to us by him. The students are doing a lot of work. A lot of work, ये continuation form में है. A lot of work is being done. Continuous में आप being लगा के being done by the students. They are doing their work. Their work are being done by them. The police had caught the thief. The thief had been caught by the police. Next one, I found the boys laughing at me. Okay, laughing at me. ये आपका ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट है आपका बॉयज, तो आप उसी पार्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे. द बॉयज वर फाउंड, बॉयज प्लूरल है तो पास्ट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे वर आएगा. द बॉयज वर फाउंड लाफिंग एट मी. अब मुझ पर मेरे ही द्वारा तो नहीं देखा जाएगा, तो बाय मी की कोई नीड नहीं. दे फाउंड हिम गिल्टी ऑफ मर्डर, उसी सेम प्रोसीजर में है. He was found guilty of murder by them. The book has greatly interested me. I have been greatly interested in the book. आपको पता है कि जब इंटरेस्ट और इंटरेस्ट वर्ड आता है या इंटरेस्ट के साथ दूसरे वर्ड आते हैं तो वहाँ पर इन लगता है. इंटरेस्ट और इंटरेस्ट के अलावा आपका जो है वो कंटेन्ड वर्ड है, इंटरेस्टेड है. इन दोनों में बाई के प्लेस पे इन आता है. इन okay. Sorry. They found the book has greatly interested me. I have been greatly interested in the book. They found him guilty of murder. He was found guilty of murder by them. We will not admit children under 16. Children under 16. Children आपका ऑब्जेक्ट है, बट अंडर 16 उसका फ्रेज है. हम कभी भी चाहे नाउन के रूप में ऑब्जेक्ट हो चाहे प्रोनाउन के रूप में ऑब्जेक्ट हो, उसके साथ जुड़े हुए फ्रेज को अलग नहीं करते, अदरवाइज सेंटेंस का मीनिंग जो है वो डिफरेंट हो जाता है. तो ये पूरा पार्ट यानी चिल्ड्रन अंडर 16, 16 से कम आयु वाले बच्चे, ये पूरा एक फ्रेज है. इसको हम अलग नहीं कर सकते, पूरा पार्ट ही हमको सब्जेक्ट बनाना होगा. तो चिल्ड्रन अंडर 16 विल नॉट बी एडमिटेड बाय अस. I can't write a letter now. A letter cannot be written now by me. Mr. Khan taught me to read Persian. अब यहाँ से देखिए तो to read Persian है, ये इन्फिनेटिव के द्वारा बनाया हुआ आपका ऑब्जेक्ट है. इन्फिनेटिव से बना इन्फिनेटिव है जो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की तरह वर्क कर रहा है. तो ये पार्ट अगर आप ये वाला, इसमें दो ऑब्जेक्ट है, मी और एक ऑब्जेक्ट है टू रीड पर्सियन. मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, टू रीड पर्सियन ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. ठीक है, हम दोनों से बना सकते हैं. जैसे मी वाला, आई वॉज टॉट टू रीड पर्सियन बाय मिस्टर खान. अगर हम टू रीड पर्सियन यानी जो इन्फिनेटिव द्वारा बनाया गया ऑब्जेक्ट है उस पार्ट को उठाएंगे तो ये हो जाएगा टू रीड पर्सियन वॉज टॉट टू मी बाय मिस्टर खान. ऑल हिज फ्रेंड्स लव्ड एट हिम. ठीक है, तो he was loved at a time नहीं, he was loved at by all his friends. The sincerity you have shown in your studies has pleased me. अब आप देखें ये जो आपका सब्जेक्ट है उसका मेन हेडवर्ड है सिंसियरिटी, गंभीरता, सीरियसनेस. कौन सी सीरियसनेस? जो आपने स्टडी में दिखाई. तो सिंसियरिटी आपका हेडवर्ड है और बाकी पूरा उसका फ्रेज है. हम इस सब्जेक्ट को पूरा पार्ट सब्जेक्ट वाला ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर करेंगे. अगर हम इसको ब्रेक करने की कोशिश करेंगे तो आपके सेंटेंस का मीनिंग जो है वो रॉन्ग हो जाएगा. ठीक है, तो ऑब्जेक्ट पहले उठाते हैं. आई हैव बीन प्लीज्ड विद द सिंसियरिटी यू हैव शोन इन योर स्टडी. ये पूरा आपका पार्ट सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा. नाउ नेक्स्ट वन, ग्रेट मैन अकॉम्प्लिश ग्रेट थिंग्स. ग्रेट थिंग्स आर अकॉम्प्लिश्ड बाय ग्रेट मैन. And last one is we planted 2000 trees in our college last year. आपका ऑब्जेक्ट है trees, तो 2000 trees ये आपका ऑब्जेक्ट है. तो 2000 trees were planted in our college last year by us. Okay student, this one is exercise based on assertive sentence. In our next video we will continue further part of active passive, that will be interrogative sentences. And till then, have a nice day. Good morning, class.
ये क्लास जो है क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए है। आज हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज डीबीएमएस। डीबीएमएस क्या है? डीबीएमएस क्या है आप लोगों को पता ही है। डीबीएमएस क्या है? डीबीएमएस हमारा है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये पूरा क्या है, देखिए इसमें क्या लिखा है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी डेटा को जो मैनेज करेगा ऐसा सिस्टम क्या कहलाएगा, हमारा डीबीएमएस। तो सबसे पहले हमें डेटा के बारे में बात करनी है। पहला क्वेश्चन हमारा, डेटा क्या है? डेटा क्या होता है? कोई भी अपूर्ण इंफॉर्मेशन या कोई भी फैक्ट या तथ्य जो होता है वो हमारा क्या होता है, डेटा होता है। डेटा को जब हम लोग अपने सिस्टम में इनपुट कराते हैं तो उसमें लगा होता है आपका सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या प्रोसेसर। प्रोसेसर करता है क्या, डेटा को प्रोसेस करता है और उससे एक इंफॉर्मेशन बनाता है जो मीनिंगफुल होती है। डेटा क्या है? डेटा भी इंफॉर्मेशन का ही एक स्वरूप है लेकिन मीनिंगफुल नहीं होता। तो मीनिंगफुल जो इंफॉर्मेशन होती है वो हमारी क्या होती है, डेटा। डेटा किन किन फॉर्म में हम लोगों को मिलता है? डेटा हमारा टेक्स्ट हो सकता है, डेटा हमारे डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, डेटा हमारी इमेज हो सकती है, डिफरेंट टाइप के जो ऑडियोज है वो हमारे डेटा हो सकते हैं और जो वीडियोज है वो भी हमारे डेटा का रूप है। उसके बाद आपने देखा होगा जब भी हम अपने कंप्यूटर की बात करते हैं तो कंप्यूटर्स में बहुत सारे फाइल्स और फोल्डर्स होते हैं। फाइल्स और फोल्डर्स क्यों बनाए जाते हैं? फाइलें भी डिफरेंट टाइप की होती हैं। आपने देखा होगा वर्ड फाइल्स, एमएस एक्सेल फाइल्स, पावर पॉइंट फाइल्स। और फोल्डर्स में भी क्या हो सकता है, हम लोग अपनी फाइलें स्टोर कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट स्टोर कर सकते हैं, अपने ऑडियोज स्टोर कर सकते हैं, वीडियोज स्टोर कर सकते हैं। तो ये सब किसका फॉर्म है? ये सब फॉर्म है आपका डेटा का। अगर कोई भी आपका इंस्टीट्यूट है या कोई भी आपका कंपनी है तो वहां पे क्या होते हैं, कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉय होते हैं। तो एम्प्लॉय का हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्ड रखते हैं। अगर कोई भी इंस्टीट्यूट है तो वहां पर भी क्या होता है, वहां पे 3 लेवल स्ट्रक्चर होता है, मैनेजमेंट होता है, टीचर्स होते हैं और स्टूडेंट्स होते हैं। तो हमें क्या होता है, यहाँ पे हमें 3 लेवल डेटा को मेंटेन करना पड़ता है। तो ये जो 3 लेवल डेटा को मेंटेन करना है, इसी को क्या कहते हैं, डेटा को मेंटेन करने का मतलब है कि उनका हम लोग जो इंफॉर्मेशन है वो एक रिकॉर्ड वे में रखें। रिकॉर्ड कैसे बनते हैं, जैसे हम लोग क्या करते हैं, किसी का हमको रिकॉर्ड बनाना होता है तो उसके विषय में हम लोगों को डिफरेंट जानकारी चाहिए होती है। जैसे उसके फील्ड्स बना लेते हैं, जैसे नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, एम्प्लॉय, एड्रेस, एम्प्लॉय रेजिडेंशियल प्लेस, ये सब क्या है, ये वेरियस फील्ड्स हैं। और जब हम लोग वेरियस फील्ड्स में बहुत सारे डेटा को फिल कर लेंगे तो वो किसके फॉर्म में हो जाएगा, रिकॉर्ड के फॉर्म में हो जाएगा। किसके फॉर्म में हो जाएगा, रिकॉर्ड्स के फॉर्म में। और जब ऐसा बहुत सारा डेटा जब कलेक्शन हो जाएगा तो उनको हम लोग टेबल्स के रूप में रखते हैं। फिर देखिए यहाँ पे अब आप डेटा से बात आगे डेटाबेस। डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस क्या होता है, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन होता है जो स्ट्रक्चर्ड रूप में होता है। कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इन स्ट्रक्चर्ड वे इज नोन एज डेटाबेस। कोई भी इंफॉर्मेशन को अगर हम लोग स्ट्रक्चर्ड रूप में रखें तो वो हमारा क्या होता है, डेटाबेस कहलाता है। और डेटाबेस को हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग डेटाबेस को क्रिएट करते हैं। क्रिएट करना मतलब डेटाबेस को बनाना। डेटाबेस का बनाना, डेटाबेस का सबसे पहले हम लोग के दिमाग में क्या आता है, स्ट्रक्चर आता है। कैसा स्ट्रक्चर होना चाहिए, इस चीज को हम लोग सबसे पहले लेते हैं। यानी सबसे पहले हम लोग क्या बनाते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, डेटाबेस का स्ट्रक्चर बनाते हैं, फिर हम लोग क्रिएट करते हैं डेटाबेस को, उस पे एंट्रीज रखते हैं, नेम्स, फादर्स नेम और फीस रिकॉर्ड्स, ठीक है, और उसके सर्टिफिकेट्स, ठीक है, उसकी सैलरी, तो उसके लीव्स, तो वो सारे रिकॉर्ड्स जो बनते हैं वो हम लोग उनको मैनेज करते हैं। और क्या करते हैं, अपडेट करते हैं डेटाबेस को, समय समय पर डेटाबेस को अपडेट करते हैं। जैसे जो हमारे स्टूडेंट होते हैं, जैसे बीएससी फर्स्ट ईयर में है, इसका सेकेंड ईयर में जाएगा, फिर थर्ड ईयर में जाएगा, तो उस समय
उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, फिर डीबीएमएस का क्या वर्क है, फिर डीबीएमएस का वर्क क्या है बताइए बच्चों। डीबीएमएस का वर्क है, डेटाबेस का वर्क है कि ऑर्गेनाइज्ड वे में डेटाबेस को क्रिएट करना, उसको एक्सेस करना, उसको मैनेज करना और उसको समय समय पर अपडेट करना। इसके लिए हम लोग डीबीएमएस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं। सॉफ्टवेयर की सहायता से हम लोग इजीली एक्सेस, क्रिएट, मैनेज और अपडेट कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग के पास सॉफ्टवेयर क्या क्या है, फाक्सप्रो, ये हमारा पहला सॉफ्टवेयर है जो सबसे ज्यादा यूज हुआ। उसके बाद फिर नाउअडेज हम लोग यूज करते हैं ओरेकल का। फिर माइक्रोसॉफ्ट के बारे में सभी लोग जानते हैं, उसमें आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, पावर पॉइंट, और उसमें चौथा होता है डेटाबेस को हैंडल करने के लिए एमएस एक्सेस। उसके बाद और होता है एमएस एसक्यूएल सर्वर, होता है हमारा सॉफ्टवेयर जिस पर हम लोग डिफरेंट टाइप की क्वेरीज करके अपने रिजल्ट को प्राप्त कर सकते हैं। फिर अगला क्या वर्क होता है हमारा, ये होता क्या है, किस तरह से हम लोग इसको डिफाइन करेंगे, डीबीएमएस क्या है। तो डीबीएमएस को डिफाइन करने के लिए हम लोग कहेंगे ये एक सॉफ्टवेयर है जो हमें अलाउ करता है डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए, डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए, डेटाबेस को मैनेज करने के लिए और डेटाबेस को अपडेट करने के लिए। ऐसा सॉफ्टवेयर जो हमें अलाउ करे डेटाबेस को बनाने के लिए, डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए, डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए और डेटाबेस को अपडेट करने के लिए, तो ऐसा सॉफ्टवेयर हमारा क्या कहलाता है, ऐसा सॉफ्टवेयर हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर कहलाता है। अब ये क्या करता है, ये यूजर और कंप्यूटर के बीच एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिससे यूजर उससे आसानी से इंटरेक्ट हो सके और डिफरेंट टाइप की जो क्वेरीज हैं उनको भी वहां पर करा सके और जो कंस्ट्रेंट है वो भी वहां पर लगा सके। कंस्ट्रेंट का मतलब होता है लॉस, जैसे नेम में नंबर नहीं सेव होगा तो उसके लिए सीधे डेटा टाइप इशू कर दे कि जो नेम में सिर्फ स्ट्रिंग टाइप का डेटा टाइप हम लोग यूज करना है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की सहायता से अपने रिकॉर्ड्स को मेंटेन कर सकते हैं और अपने रिकॉर्ड्स को ज्यादा समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। तो ये हमारा सबसे पहला वर्क हुआ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। अब हम लोग ये जानते हैं कि डेटाबेस कितने प्रकार का होता है। डेटाबेस कितने प्रकार का होता है, डेटाबेस दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 2 टाइप्स, 2 प्रकार का। कौन कौन सा, पहला सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस और दूसरा डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस का मतलब क्या होता है कि केवल एक केंद्रीय कंप्यूटर होता है जिसे हम लोग सर्वर कहते हैं। सारी इंफॉर्मेशन उसी सिस्टम में स्टोर होती है और सारी इंफॉर्मेशन उसी सिस्टम में स्टोर है और जिसको भी इंफॉर्मेशन रिट्राइव करनी है वो उसी सिस्टम से रिट्राइव कर सकता है। तो ये सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस में क्या होता है, पूरी इंफॉर्मेशन केवल एक सर्वर पर स्टोर होती है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग सुपर कंप्यूटर्स का यूज करते हैं या मेन फ्रेम्स कंप्यूटर का यूज करते हैं जहां पर पैरेलल प्रोसेसिंग का कांसेप्ट होता है और वहां पर जो मेमोरी होती है वो मेमोरी टेराबाइट में बहुत सारे इसमें क्या होते हैं, सीपीयूज लगे रहते हैं और वो सीपीयूज क्या करते हैं, वो सीपीयूज सारी इंफॉर्मेशन को एक ही जगह इकट्ठा रखते हैं, एक ही जगह उसी इंफॉर्मेशन को, सारी इंफॉर्मेशंस को इकट्ठा रखते हैं। तो ये क्या होते हैं हमारे सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस। सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस के एडवांटेजेस क्या क्या है, सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस क्या होता है, बहुत रिलायबल होता है और अवेलेबल होता है और परफॉर्मेंस इसकी बहुत अच्छी होती है। हम लोग डेटाबेस को बहुत फास्ट तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। डेटा पूरा एक स्थान पर स्टोर होता है। हम लोग डेटाबेस को आसानी से अपडेट कर सकते हैं। डेटा बहुत सिक्योर होता है, बहुत सिक्योर डेटा होता है और हम लोग को यहाँ पर एडिशनल सॉफ्टवेयर की आवश्यकता नहीं होती है। हम लोगों को एडिशनल सॉफ्टवेयर की नेसेसिटी नहीं होती है, एडिशनल सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट हमें नहीं होती है। एडिशनल सॉफ्टवेयर आर नॉट रिक्वायर्ड। यहाँ पर हमें एडिशनल सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, सिर्फ हम लोग के जो सॉफ्टवेयर होते हैं उन्हीं से हम लोग बराबर कर सकते हैं। अब हमारा अगला है पॉइंट डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस वो डेटाबेस होते हैं जहां पर बहुत सारे सिस्टम्स में डेटाबेस स्टोर रहता है और वो सिस्टम नेटवर्क के माध्यम से, नेटवर्क क्या होते हैं, नेटवर्क होते हैं लैन, मैन, वैन। तो किसके माध्यम से, नेटवर्क के माध्यम से एक दूसरे से
सिस्टम्स होते हैं। जो हमारा सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस सिस्टम है, इसका एग्जांपल हमारा रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम है। लेकिन हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस में क्या क्या एडवांटेजेस हैं, इसमें भी क्या होता है, फास्ट डेटा प्रोसेसिंग होती है और रिलायबल होते हैं, अवेलेबिलिटी परफॉर्मेंस अच्छी होती है, फास्ट डेटा एक्सेस होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम की कॉस्ट लो होती है। यहाँ पे जो सिस्टम्स यूज होते हैं वो हमारे मिनी कंप्यूटर्स और हमारे पीसीज का यूज किया जाता है। और यहाँ पे जो ये आपका डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा सिस्टम होता है ये बहुत यूजर फ्रेंडली होता है। तो यूजर फ्रेंडली होने का मतलब होता है कि आसानी से कोई भी कंप्यूटर पे इंटरेक्ट कर सकता है और इजीली हम लोग इसको अपडेट कर पाते हैं। क्या है डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस के डिसएडवांटेजेस? डिसएडवांटेजेस क्या है, इसमें सिक्योरिटी बहुत लो होती है, नेटवर्क के ऊपर पूरा डिपेंड होता है। अगर नेटवर्क में स्पीड कम आ रही है तो आप लोग जो डेटाबेस एक्सेस कर रहे हैं वो भी एक्सेस स्पीड कम हो जाएगी। दूसरा, इसमें एडिशनल सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है क्योंकि हर सिस्टम का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो अलग अलग होता है। कुछ सिस्टम 32 बिट्स पे वर्क करते हैं, कुछ 64 बिट पे वर्क करते हैं, कुछ 128 बिट्स पे वर्क करते हैं। तो सारा इसमें क्या होता है, यहाँ पे एडिशनल सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है क्योंकि हमको डिफरेंट सर्वर से डेटा को एक्सेस करना पड़ता है। तो ये हमारा पहला टॉपिक था जिसमें हमने ये समझा कि डेटा क्या होता है, डेटाबेस क्या होता है, किस तरह से डेटाबेस पर ऑपरेशन होते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट की आवश्यकता हमें क्यों है, और साथ ही साथ हमने ये समझा कि कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं यहाँ पे, किस तरह से हम लोग डेटाबेस को क्रिएट करते हैं, किस तरह से मैनेज करते हैं, किस तरह से अपडेट करते हैं और किस तरह से डेटाबेस को एक्सेस करते हैं। इसके बाद हमने ये जाना कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर होता है जो हमें या यूजर को अलाउ करता है क्रिएट करने के लिए, स्टोर करने के लिए, अपडेट करने के लिए डेटाबेस को। उसके बाद हमने पढ़े इसके दो टाइप, कौन कौन से, सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस और डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस वो डेटाबेस होता है जहां पर केवल एक सर्वर होता है और सारी इंफॉर्मेशन उसी सर्वर में स्टोर होती है। सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस में सुपर कंप्यूटर या मेनफ्रेम कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। ऐसे कंप्यूटर्स की जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है बहुत ज्यादा होती है, पैरेलल प्रोसेसिंग होती है यहाँ पे, और फॉल्ट टॉलरेंस होती है। फॉल्ट टॉलरेंस का मतलब होता है कोई भी गलती होने की संभावना नहीं होती, ठीक है। यहाँ पे ऑटोमेशन का वर्क होता है पूरा। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस वो डेटाबेस होते हैं जहां पर पूरी इंफॉर्मेशन एक सिस्टम में ना स्टोर होकर डिफरेंट सिस्टम में स्टोर होती है और ये पूरे सिस्टम्स नेटवर्क के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अगर नेटवर्क स्पीड कम है तो डेटा जो एक्सेस करने की स्पीड है वो भी कम हो जाएगी। और इनके एडवांटेजेस हम लोगों ने पढ़े, डिसएडवांटेजेस पढ़े। थैंक यू क्लास। नेक्स्ट क्लास